हेलो बच्चों, वेलकम टू दक्ष कोचिंग क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 की हिस्ट्री के बारे में। ठीक है, क्लास 12 की हिस्ट्री के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसमें सबसे पहले हम चैप्टर नंबर 1 की बात। चैप्टर नंबर 1 जो है, इसमें किसके बारे में बताया है? ब्रिक्स, बेड्स एंड बोन्स। ब्रिक्स, बीड्स एंड बोन्स। अच्छा, इस चैप्टर का जो मेन नाम है वो क्या है? द हड़प्पन सिविलाइजेशन। यानी कि इस पूरे चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में। ओके, इस पूरे चैप्टर में हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। यहाँ तक बातें आपको समझ में आ गई। अब आगे देखते हैं। आगे ये इसमें देखो क्या क्या कहते हैं कि सबसे पहले इस डायग्राम को देखो। यहाँ पे आपको क्या बना हुआ दिखाई दे रहा है? एक यहाँ पे देखो लिखा हुआ है हड़प्पन सील। क्या लिखा हुआ है? हड़प्पन सील। तो ये सील का मतलब होता है मोहर। सील का मतलब क्या होता है? मोहर। द हड़प्पन सील इज पॉसिबली द मोस्ट डिस्टिंक्टिव आर्टिफैक्ट। डिस्टिंक्टिव का मतलब होता है विशेष। डिस्टिंक्टिव का मतलब क्या होता है? विशेष। ठीक है। आर्टिफैक्ट का मतलब क्या होता है? आर्टिफैक्ट का मतलब कोई पुरानी चीज होती है, ठीक है, जो खुदाई करने में मिली हो या कैसे भी करके, तो आर्टिफैक्ट बोला गया। डिस्टिंक्टिव आर्टिफैक्ट ऑफ हड़प्पन और इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो ध्यान रख लो, हड़प्पन सिविलाइजेशन या इंडस वैली सिविलाइजेशन दोनों सेम। इंडस वैली सिविलाइजेशन, ये दोनों सेम ही है। ओके, चाहे हड़प्पन सिविलाइजेशन बोला जाए या इंडस वैली सिविलाइजेशन। मेड ऑफ अ स्टोन कॉल्ड स्टिटाइट। तो पेपर में पूछा जाएगा कि जो हड़प्पन सील है वो किससे बनी थी, किस स्टोन से बनी थी, तो वो स्टिएटाइट से बनी। किससे बनी थी? स्टिएटाइट। ठीक है, पेपर में पूछा गया कि ये जो हड़प्पन सील थी वो किससे बनी थी, तो वो स्टिएटाइट से बनी। सील्स लाइक दिस वन ऑफन कंटेन एनिमल मोटिव। तो यहाँ पे देखो क्या कहते हैं कि जो ऐसे सील बने हुए होते थे उसमें देखो एनिमल के चित्र भी बने होते थे। तो देखो ये एनिमल है, इसका चित्र बना हुआ है। ठीक है। एंड साइंस फ्रॉम आ स्क्रिप्ट। यहाँ पे देखो कुछ साइंस है जो स्क्रिप्ट से है। स्क्रिप्ट का मतलब होता है लिपि, स्क्रिप्ट। ठीक है, जैसे हिंदी जो होता है, हिंदी का क्या होता है? देवनागरी लिपि। हिंदी में जो हम ये का, हाँ, ये सब लिखते हैं, ये क्या होता है? देवनागरी लिपि। तो वैसे ही ये क्या कहते हैं कि जो ये सील है, इसके ऊपर ये स्क्रिप्ट लिखी। ठीक है। दैट रिमेन्स अनडिसाइफर्ड। अनडिसाइफर्ड का मतलब होता है जिसके बारे में अभी तक हमें पता ही नहीं चला हो, या जिसको अभी तक हम पढ़ ही नहीं पाए। ठीक है, तो इस स्क्रिप्ट को अभी तक हम पढ़ नहीं पाए हैं। जो ये स्क्रिप्ट यहाँ पे लिखी हुई है, इस स्क्रिप्ट को अभी तक हम पढ़ नहीं पाए, यट फिर भी वी नो अ ग्रेट डील अबाउट द लाइफ ऑफ द पीपल। लेकिन फिर भी हम यहाँ के लोगों के बारे में काफी कुछ जानते हैं। यहाँ के लोगों के बारे में जब मैं बात करूंगा यहाँ के लोगों के बारे में, तो यहाँ के लोगों का बारे में का मतलब होता है कि हड़प्पा के लोगों के बारे में। यहाँ के लोगों के बारे में का मतलब होता है कि अब हम लोग बात कर रहे हैं हड़प्पा के लोगों के बारे में, हमें काफी कुछ पता है। हड़प्पा के लोगों के बारे में हमें काफी कुछ पता है, लेकिन ये कैसे पता चले? ठीक है। लाइव्स ऑफ द पीपल हु लिव्ड इन दिस रीजन फ्रॉम व्हाट दे लेफ्ट बिहाइंड। तो अच्छा, हमें उन लोगों के बारे में पता चला है, लेकिन कैसे पता चला? उनके घरों की वजह से पता चला। उनके घर जो रह गए, उनके बर्तनों की वजह से पता चला, पॉट्स की वजह से, उनके ऑर्नामेंट की वजह से पता चला, उनके टूल्स की वजह से पता चला, उनके सील्स की वजह से पता चला। मतलब ये चार पांच चीजें जो थी उनकी वजह से हमें पता चला। तो यानी कि इन्हीं चीजों को क्या बोल दिया? आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस। तो जब पेपर में पूछा जाएगा कि आर्कियोलॉजिकल एविडेंस क्या होता है, तो आर्कियोलॉजिकल एविडेंस वो एविडेंस है जो लोगों के द्वारा पड़ी रह गई, लोगों के द्वारा वहां पे रह गई, और लोग उससे हमें उनके बारे में जानकारी मिल रही है। क्या क्या आ जाती है इसमें? हाउसेस, पॉट्स, ऑर्नामेंट्स, हाँ, टूल्स, सील्स। यानी कि पेपर में कि आपसे पूछा गया कि हमें हड़प्पा के बारे में, हड़प्पा के बारे में कैसे पता चला, या हड़प्पा का सोर्स ऑफ नॉलेज क्या है, सोर्स ऑफ नॉलेज क्या है, या वहां के बारे में जो चीजें पता चल रही है वो कैसे पता चल रही है? तो किसकी सहायता से पता चल रही है? हाउसेस की वजह से, पॉट्स की वजह से, ऑर्नामेंट्स, टूल्स की वजह से। लेट अस सी व्हाट वी नो अबाउट द हड़प्पन सिविलाइजेशन। अब हम हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में क्या जानते हैं और कैसे ये हमें पता चला, ये सारी चीजें हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले, ये सारी चीजें हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया?
अब हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं। यहाँ से आते हैं तो देखो हड़प्पा कल्चर के बारे में, यहाँ पे कुछ टर्म्स होंगे, कुछ प्लेसेस है, कुछ टाइम, इनके बारे में पढ़ना। तो सबसे पहले जब मैं बात करता हूँ टर्म्स की, जब मैं बात करता हूँ टर्म्स की, तो यहाँ पे एक वर्ड आएगा, जैसे द इंडस वैली सिविलाइजेशन इज ऑल्सो नोन एज हड़प्पन कल्चर। इंडस वैली सिविलाइजेशन को हम हड़प्पन कल्चर भी बोलते हैं। तो ये हड़प्पन कल्चर में ये जो कल्चर वर्ड आया, इस कल्चर का मतलब क्या? हाँ, इस कल्चर का मतलब क्या होता है? तो कल्चर को आर्कियोलॉजिस्ट, आर्कियोलॉजिस्ट का मतलब कौन से लोग जो पुरानी चीजों के बारे में बताते हैं। हाँ ठीक है, आर्कियोलॉजिस्ट का मतलब होता है जो पुरानी चीजों के बारे में बताते हैं, उन्हें ही बोला गया आर्कियोलॉजिस्ट। आर्कियोलॉजिस्ट यूज द टर्म कल्चर, उन्होंने कल्चर बोला अ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट को, उन्होंने उन ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट को बोला, उन ऑब्जेक्ट के ग्रुप को बोला जो डिस्टिंक्टिव इन स्टाइल, डिस्टिंक्टिव मतलब होता है विशेष, यानी कि जो अलग थे, एक उनका स्टाइल अलग था, और जो एक ही जगह पे पाए जाते थे विद इन अ स्पेसिफिक जियोग्राफिकल एरिया एंड पीरियड ऑफ टाइम। ये उन वस्तुओं को ही कल्चर बोला गया जो किसी पर्टिकुलर प्लेस पे पाए जाते थे, जो किसी पर्टिकुलर प्लेस पे पाए जाते थे। हाँ, साथ में ही क्या कहते हैं कि किसी पर्टिकुलर टाइम पे किसी पर्टिकुलर प्लेस पे पाए जाने वाले सभी ऑब्जेक्ट को इन्होंने क्या बोला है? कल्चर बोल दिया, कल्चर बोल दिया। क्लियर है? इन द केस ऑफ हड़प्पन कल्चर दीज डिस्टिंक्टिव ऑब्जेक्ट्स इंक्लूड, इसमें क्या क्या मिलेंगे आपको? इन डिस्टिंक्टिव ऑब्जेक्ट में, यानी कि हड़प्पन कल्चर में आपको क्या क्या मिलने वाले हैं? सील्स, सील्स मतलब मुहरें। बीट्स, बीट्स का मतलब होता है मन के जो, मतलब कि ये जो, ये देखोगे, ये है बीट्स, ये जो माला वगैरह में लगाया जाता है तो इन्हीं को बोला गया। हाँ, वेट्स, वेट्स का मतलब होता है मेजरमेंट के लिए भी होता है। स्टोन ब्लेड, स्टोन ब्लेड्स, ये देखो ये स्टोन ब्लेड्स है, ये स्टोन ब्लेड्स हैं, ये क्या है? तो ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको पता चली। कहाँ से पता चलती हैं ये सब? ये सीधे आपको कहाँ से पता चलती हैं? ये पता चली है आपको, क्या नाम है, इन सब की सहायता से हमें मतलब कि इनके बारे में पता है। क्लियर है? दीज ऑब्जेक्ट्स वर फाउंड। अच्छा देखो, ये टर्म्स बता दिया मैंने, कल्चर का मतलब बता दिया। कल्चर में जो अलग अलग टाइप की वस्तुएं आती हैं, हाँ, और किसी पर्टिकुलर प्लेस पे पाए जाने, इनको बोला गया उनके कल्चर। अब हम बात करते हैं जो ये ऑब्जेक्ट्स, वो कहाँ कहाँ पे पाए गए? अफगानिस्तान में पाए गए हैं, जम्मू में पाए गए हैं, बलूचिस्तान, बलूचिस्तान जो है वो पाकिस्तान में है, ठीक है, और गुजरात में पाए गए। ये सारी चीजें कहाँ कहाँ पे पाई गई हैं, ये बातें हमने यहाँ पे बता दी। अब इसका नाम हड़प्पा ही क्यों पड़ा? इसका नाम हड़प्पा सिविलाइजेशन का नाम हड़प्पा ही क्यों पड़ा? ठीक है, या इंडस वैली सिविलाइजेशन का नाम हड़प्पा किस इसलिए पड़ा? क्योंकि क्योंकि इस सिविलाइजेशन को सबसे पहले कहाँ पे खोजा गया? हड़प्पा सिविलाइजेशन में, हड़प्पा में खोजा गया, ठीक है। नेम्ड आफ्टर हड़प्पा द फर्स्ट साइट वेयर इट्स यूनिक कल्चर वाज डिस्कवर्ड। तो यानी कि इस यूनिक कल्चर को कहाँ पे खोजा गया था? पहली बार कहाँ पे खोजा गया? हड़प्पा में खोजा गया। और ये हड़प्पा है कहाँ? ये हड़प्पा है पाकिस्तान में, पाकिस्तान में है, वो भी पंजाब में, पाकिस्तान के पंजाब में, ठीक है। ठीक है, हड़प्पा, ये पहला साइट खोजा गया था 1920 पर, या 24 में, 1924 में, 1924 में इसको क्या कहते हैं कि कहाँ पे खोजा गया था? हड़प्पा पाकिस्तान में खोजा गया। क्लियर है? अच्छा, ध्यान में रखना, पहली बार यहाँ पे खोजा गया था, कहाँ पे? हड़प्पा। अच्छा, ये हड़प्पा किस नदी के किनारे है? पेपर में पूछा जा सकता है। तो रावी रिवर के किनारे। हड़प्पा जो है वो किस नदी के किनारे सिचुएटेड है? रावी रिवर के किनारे सब सिचुएटेड है। ओके। अच्छा, तो देखो हड़प्पा सिविलाइजेशन को तीन उसमें पार्ट में, हड़प्पा सिविलाइजेशन को तीन फेजेस में डिवाइड किया। ओके, हड़प्पा सिविलाइजेशन को कितने फेजेस में डिवाइड किया गया? तीन। एक को बोला गया अर्ली हड़प्पन कल्चर, अर्ली हड़प्पन कल्चर, ये कब से कब है? अर्ली हड़प्पन कल्चर कब से कब आया था? 3000 से 2600 BC। फिर अगला आता है मेच्योर हड़प्पन कल्चर। क्या आता है? मेच्योर हड़प्पन कल्चर। मेच्योर हड़प्पन कल्चर कब से कब आता है? 26 से लेकर के 1900 BC तक। फिर तीसरा आता है लेट हड़प्पन कल्चर।
लेट हड़प्पन कल्चर जो आता है ये कब से कब आया? 1900 बीसी से लेकर के 1900 से लेकर के 1700 बीसी। ठीक है, तो ये तीन तीन उसमें बटा हुआ था। जो हड़प्पन कल्चर है वो टोटल उसको कहते हैं कि तीन फेजेस में डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो जब मैं बात करूंगा कि हड़प्पन सिविलाइजेशन, द सिविलाइजेशन इज डेटेड बिटवीन सी, कहीं पर ये देखो सी डॉट लिखा हुआ है, अगर कहीं पे सी डॉट लिखा होता है, स्मॉल सी डॉट लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है अप्रोक्सीमेट। इसका मतलब क्या होता है? अप्रोक्सीमेट। जब मैं स्मॉल सी डॉट की बात करूंगा तो उसका मतलब क्या होता है? अप्रोक्सीमेट। ओके, तो यहाँ पे देखो क्या बताया गया कि ये जो सिविलाइजेशन है, जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है, कब से कब तक है, पेपर में पूछा जाता है हड़प्पन सिविलाइजेशन कब से कब तक, तो ये बता देना। मेच्योर, जब हड़प्पन सिविलाइजेशन की बात की जाती है तो मेच्योर हड़प्पन कल्चर की बात करता हूँ। जब हड़प्पन सिविलाइजेशन की बात कर रहे हो, कर किया जा रहा होगा, तो किसकी बात कर रहे होते हैं? मेच्योर हड़प्पन सिविलाइजेशन की बात कर रहे हो, मेच्योर हड़प्पन कल्चर की बात कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा, देयर वर अर्लियर एंड लेटर कल्चर, कह रहे हैं कि हड़प्पा के पहले भी था और बाद में। जो हड़प्पा के पहले जो कल्चर थे उन्हें हड़प्पी अर्ली हड़प्पन कल्चर बोला गया, अर्ली हड़प्पन कल्चर बोला गया। जो हड़प्पा के बाद है उन्हें लेट हड़प्पन कल्चर बोला गया, लेट बोला गया, कभी कभी पोस्ट हड़प्पन कल्चर बोला जाता है। ठीक है, द हड़प्पन सिविलाइजेशन इज समटाइम्स कॉल्ड एज मेच्योर हड़प्पन कल्चर। तो ध्यान में रख लेना कि जब हड़प्पन सिविलाइजेशन की बात कर रहे होंगे, जब मैं हड़प्पन सिविलाइजेशन की बात कर रहा हूँ तो मेच्योर हड़प्पन कल्चर की बात की जाती है। जब हड़प्पन सिविलाइजेशन की बात किया जा रहा होता है तो किसकी बात करते हैं? मेच्योर हड़प्पन कल्चर की बात करते हैं। क्लियर है यहाँ तक? अब थोड़ा सा और आगे आते हैं, तो देखिए यहाँ पे इस मैप को देखो, इस मैप को देखो, तो यहाँ पे आपको कुछ लोकेशंस दिखाई दे रहे हैं। तो देखो यहाँ पे इस मैप में आपको कुछ लोकेशंस दिखाई दे रहे हैं, जैसे ये देखो हड़प्पा, ये देखो रावी रिवर आई है, रावी रिवर के साइड में यहाँ पे आपको हड़प्पा दिखाई दे। ठीक है, ये देखो आपको यहाँ पे देखो राखी, ये बनावाली दिखा है। यहाँ पे देखो आपको ये क्या दिखा रहा है? राखी गढ़ी, राखी गढ़ी। यहाँ पे आपको देखो क्या लिखा हुआ है? मीता थल। हाँ, मीता थल। यहाँ पे देखो आपको क्या लिखा जा रहा है? ये गनवेरी वाला, गनवेरी वाला। और यहाँ पे देखो आपको क्या दिखाई दे रहा है? कोट दीजी, कोट दीजी। ये देखो इंडस रिवर के जस्ट साइड में ये देखो आपको दिखाई दे रहा है मोहनजोदाड़ो, तो काफी इंपॉर्टेंट साइट है। तो हड़प्पा, ध्यान रखना, हड़प्पा कौन सी नदी के किनारे है? रावी रिवर के किनारे है। और मोहनजोदाड़ो कौन सी नदी के किनारे है? इंडस रिवर के किनारे। पेपर में ये पूछा जाता है कि मोहनजोदाड़ो कौन सी नदी के किनारे है। बाकी और भी साइट्स हैं, उनके बारे में बात करेंगे। अभी बहुत सारे साइट्स हैं, तो यहाँ पे मतलब कि इन सारे साइट्स के बारे में पूछा जाता रहता है। क्या है ना, जैसे ये देखो आपको यहाँ पे ये लोथल गुजरात में दिखाई दे रहा है, रंगपुर आपको गुजरात में दिखाई दे रहा है। यहाँ पे देखो नागेश्वर आपको गुजरात में दिखाई दे रहा है, धौलावीरा, ये देखो धौलावीरा, ये आपको देखो चौंदड़ो। और यहाँ पे देखो अमीरी, यहाँ पे देखो बालाकोट। और यहाँ पे आपको देखो क्या लिखा हुआ है? सुत कांग, हाँ, सुत कागेंडोर, सुत कागेंडोर, ये सुक्का का, हाँ, गेंडोर। तो ये जो है आपको ये सब दिखाई दे रहे हैं, क्या ये हड़प्पन सिविलाइजेशन कहाँ कहाँ पे था। अब ये देखो ये क्या है? मेच्योर हड़प्पन साइट। ये मेच्योर हड़प्पन साइट है, मतलब कि यहाँ यहाँ पे मेच्योर हड़प्पन कल्चर था। क्लियर है? अब हम बात करते हैं बीपी। कहीं पर भी मान लो इस बुक में बीपी लिखा हुआ है, बीपी का मतलब होता है बिफोर प्रेजेंट, बीपी का मतलब होता है बिफोर प्रेजेंट। कहीं पर बीसीई लिखा होता है, इसका मतलब होता है बिफोर कॉमन एरा। बीसीई कहीं पे लिखा होगा तो इसका मतलब होता है बिफोर कॉमन एरा। और कहीं पे सीई लिखा हुआ होता है तो उसका मतलब होता है कॉमन एरा, कॉमन एरा। ठीक है, ओके। और फिर क्या कहते हैं कि अगला आता है सी डॉट लिखा होता है, जिसका मतलब क्या होता है? अप्रोक्सीमेट। सी डॉट का मतलब होता है अप्रोक्सीमेट। ओके, यहाँ तक आपको ये सारी बातें पता चल। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं, अब इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं। अभी तक तो चैप्टर के बारे में ऐसे थोड़ा सा बेसिक बताया जा रहा है। देयर वर सेवरल आर्कियोलॉजिकल कल्चर इन द रीजन प्रायर टू द मेच्योर हड़प्पन। पहले ही मैं बता रहा हूँ कि जो ये मेच्योर हड़प्पन कल्चर था, मेच्योर हड़प्पन कल्चर था, इसके पहले भी यहाँ पे आर्कियोलॉजिकल कल्चर्स थे। यहाँ पर पहले भी क्या कहते हैं कि कुछ कल्चर्स थे जो वहां पे रहते थे। ठीक है, पहले भी यहाँ पे बहुत सारे कल्चर्स थे। ये मत समझना कि यहाँ पे मेच्योर हड़प्पन कल्चर आया, डायरेक्ट आया, नहीं, इसके पहले भी बहुत सारे वहां पे कल्चर थे। दीज कल्चर्स वर एसोसिएटेड विद डिस्टिंक्टिव पॉटरी। जो ये कल्चर्स थे उनके अपने क्या थे? पॉटरी। पॉटरी मतलब होता है उनके अपने बर्तन वगैरह थे। ठीक है, उनके अपने बर्तन वगैरह थे पहले से ही।
evidence of agriculture, pastoralism and some crafts। तो यहाँ पे इनके जो कल्चर्स हैं उनके अलग क्या कहते हैं कि आपको डिस्टिंक्टिव पॉटरी मिल जाएगी, उनके एग्रीकल्चर के या उनके पेस्टोरिज्म के या उनके कुछ क्राफ्ट्स वगैरह आपको मिल जाएंगे। सेटलमेंट्स वर जनरली स्मॉल। तो जो वहां पे जो सेटलमेंट्स थे पहले, वो सेटलमेंट्स क्या थे? स्मॉल थे। जो पहले से ही थे, जो वहां पे पहले से ही थे, वो सेटलमेंट्स क्या थे? बहुत ही छोटे थे। ठीक है, बहुत ही छोटे थे। वहां पे सेटलमेंट का मतलब होता है जो वहां पे निवास करने वाले लोग होते हैं उन्हें ही बताया जाता है। या सेटलमेंट का हिंदी में होता है बस्तियां। क्या होता है? ये बस्तियां, यहाँ की जो बस्तियां थी वो काफी छोटी थी। हाँ, सेटलमेंट का मतलब होता है बस्तियां, वो क्या थी? छोटी छोटी थी। एंड देयर वर वर्चुअली नो लार्ज बिल्डिंग। और वहां पे कोई बड़ी बिल्डिंग नहीं थी, यहाँ पे कोई बिल्डिंग वगैरह नहीं। इट appears दैट देयर वाज अ ब्रेक बिटवीन अर्ली हड़प्पन एंड हड़प्पन सिविलाइजेशन। अर्ली हड़प्पन और हड़प्पन सिविलाइजेशन के बीच में एक गैप था। ये माना जाता है कि अर्ली हड़प्पन और हड़प्पन सिविलाइजेशन के बीच में क्या था? एक बहुत बड़ा गैप था। ठीक है, मतलब टाइम गैप था। एविडेंट फ्रॉम द लार्ज स्केल बर्निंग एट सम टाइम्स। तो इन सब चीजों से क्या पता चलता है, मतलब कि कहीं ये कैसे पता चला कि उनके बीच में काफी बड़ा गैप था? ठीक है, काफी बड़ा गैप था। इससे इन सब चीजों से पता चलता है। कैसे पता चल रहा है? वो कहीं पे लार्ज स्केल बर्निंग कर दी, मतलब बहुत बड़े लेवल पे कुछ ज्यादा बर्न वगैरह करके। और या तो कहीं पर भी अबेंडनमेंट ऑफ द सर्टेन सेटलमेंट। कुछ सेटलमेंट को जब लोग छोड़ करके चले जाते हैं तो वहां की मिट्टी बदल जाती है। जब कोई भी सेटलमेंट्स को लोग छोड़ करके चले जाते हैं तो वहां की मिट्टी या उसका पैटर्न बदल जाता है। तो इन सब से पता चलता है, या वहां पे बर्निंग की वजह से पता चलता है कि अर्ली हड़प्पन कल्चर और मेच्योर हड़प्पन कल्चर के बीच में काफी ज्यादा गैप। ठीक है, काफी ज्यादा गैप था। ठीक है, इतना क्लियर है? हाँ, इट इज appears that there was a break। हाँ, there was a break between early हड़प्पन कल्चर। ये सारी बातें आपको पता चल रही हैं। ठीक है, यहाँ तक। अब आगे सबसिस्टेंस स्ट्रेटजीज। सबसिस्टेंस का मतलब क्या होता है? सबसिस्टेंस का मतलब होता है रहने के लिए या निर्वाह करना, मतलब जीवन चलाने के लिए कुछ स्ट्रेटजीज का मतलब तरीका। ठीक है, सबसिस्टेंस का मतलब होता है निर्वाह, मतलब कैसे अपना वो जीवन चलाएंगे। ओके, क्लियर? अब आगे, इफ यू लुक एट द मैप्स वन एंड टू। मैप वन देखो, हमने अभी देखा था मैप वन, सबसे ऊपर ये देखा था, ये था मैप वन। ये मैप देख लो, बढ़िया से ध्यान रख लो कहाँ कहाँ पे चीजें। ठीक है, अब ये नदियों के किनारे देख लो, इंडस रिवर के किनारे देख लो, और क्या कहते हैं कि सतलज रिवर देख लो, ये सारी चीजें। अब इसी के बाद में अब देखते हैं मैप नंबर टू। ये देखो मैप नंबर टू। हाँ, ये देखो मैप नंबर टू। ये जो है अर्ली हड़प्पन ऑक्यूपेशन। अर्ली हड़प्पन ऑक्यूपेशन देखो आपको यहाँ पे, ये कोट दीजी, या यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा, ये देखो यहाँ पे कुछ ज्यादा ही लोग यहाँ पे आपको लोग दिख रहे हैं। ठीक है, और फिर से, और वो जो क्या कहते हैं कि वो सबसे पहला जो मैप वन देखा था वो क्या था? मेच्योर हड़प्पन कल्चर। तो अगर इन दोनों कल्चर को देखा जाए, इनको सही से देखना, आप अपनी बुक में एक साथ खोल करके रखना। आप अपनी बुक में एक साथ में खोल करके रखना। हाँ, तो वहां पे आपको देखोगे, उनको कंपेयर करो। कंपेयर करोगे तो मेच्योर हड़प्पन कल्चर डेवलप्ड इन सम ऑफ द एरियाज ऑक्यूपाइड बाय अर्ली हड़प्पन कल्चर। तो देखा जाए तो जहां जहां अर्ली हड़प्पन कल्चर थे, जहां जहां अर्ली हड़प्पन कल्चर थे, वहां पर भी मेच्योर हड़प्पन कल्चर डेवलप हुआ है। वहां पर भी मेच्योर हड़प्पन कल्चर डेवलप हुआ है। These cultures also shared certain common elements। अब ये तो कल्चर से थे, कल्चर से ये कौन से कल्चर? जब मैं यहाँ पे दीज कल्चर्स की बात कर रहा हूँ, दीज कल्चर्स मतलब होता है अर्ली हड़प्पन कल्चर एंड मेच्योर हड़प्पन कल्चर। दोनों में कुछ ना कुछ कॉमन चीजें भी, इनमें कुछ ना कुछ कॉमन चीजें भी थी। वो कौन कौन सी कॉमन चीजें थी वो समझ। यहाँ पे कुछ ना कुछ कॉमन चीजें थी, वो कौन कौन सी कॉमन चीजें थी ये भी ध्यान में रखने वाली बात है। ओके, क्या क्या कॉमन चीजें थी? दीज हड़प्पन, ये जो चाहे वो अर्ली हड़प्पन वाले हों चाहे वो मेच्योर हो, एक वाइड रेंज ऑफ प्लांट एंड एनिमल प्रोडक्ट। ये लोग क्या खाते थे? ये खाते थे प्लांट और एनिमल प्रोडक्ट। प्लांट एंड एनिमल प्रोडक्ट, प्लांट से फल वगैरह मिल जाते थे। हाँ, एनिमल से मांस या मिल जाएगा, दूध मिल जाएगा, ये सारी चीजें। ठीक है, इंक्लूडिंग फिश। और ध्यान में रख लो ये लोग फिश वगैरह भी खाते थे।
ये लोग क्या खाते थे, फिश वगैरह भी खाते थे। आर्कियोलॉजिस्ट हैज बीन have been able to reconstruct dietary practices from the finds of चैड ग्रेन्स। चैड का मतलब होता है जले हुए। चैड का मतलब क्या होता है, जले हुए, जिनको मतलब कि जो जल जाते हैं तो उन्हें ही बोला गया चैड ग्रेन्स। ग्रेन का मतलब अनाज होता है, एंड सीड्स। तो जो चैड ग्रेन्स या सीड्स थे, जले हुए अनाज या सीड्स थे, इनसे क्या पता चला, इनसे ये पता चला कि वहां के लोग क्या खाया किया करते थे, ये सारी चीजें पता चली। ठीक है। हाँ, दीज स्टडी, हाँ, दीज आर स्टडीड बाई आर्कियोबोटेनिस्ट। ये किसके द्वारा पढ़े लिखे गए, ये जो जितने भी चीजें बताई जा रही हैं वो किसके द्वारा बताई गई हैं, आर्कियोबोटेनिस्ट। अब पेपर में पूछा जा सकता है कि आर्कियोबोटेनिस्ट कौन से लोग होते हैं। तो आर्कियोबोटेनिस्ट वो लोग होते हैं जो प्लांट रिमेन में स्पेशलिस्ट होते हैं। जो प्लांट रिमेन्स में क्या होते हैं, स्पेशलिस्ट होते हैं, जो स्पेशलिस्ट है। आर्कियोबोटेनिस्ट का मतलब होता है वे लोग जो स्पेशलिस्ट होते हैं किसमें, स्पेशलिस्ट इन एंशियंट प्लांट रिमेन्स। जो पुराने पेड़ पौधे होते हैं उनके बारे में जो ज्ञान रखते हैं या उनके बारे में जो जानकारी रखते हैं उन्हें क्या बोला गया, आर्कियोबोटेनिस्ट बोला गया। ठीक है, उनको बोला गया आर्कियोबोटेनिस्ट। ग्रेन्स फाउंड एट हड़प्पन साइट। हड़प्पा साइट पे कौन कौन से ग्रेन्स पाए गए, पेपर में पूछा जाता है कि हड़प्पा साइट पे कौन कौन से ग्रेन्स पाए गए। तो हड़प्पा साइट में जो ग्रेन्स पाए जा रहे हैं, वीट, क्या मिला, वीट, बार्ले, ये लिखा हुआ है यहाँ पे, वीट, बार्ले। वीट का मतलब होता है गेहूं, वीट मिला है यहाँ पे। बार्ले, बार्ले का मतलब होता है जौ। लेंटिल, लेंटिल का मतलब होता है दाल, लेंटिल का मतलब क्या होता है, दाल। चिकपी, चिकपी मतलब होता है चना, चिकपी मतलब क्या होता है, चना। एंड सीसेम, सीसेम का मतलब होता है तिल। ठीक है, सीसेम का मतलब क्या होता है, तिल। ये सारी चीजें वहां पे मिली है। मिलेट्स, मिलेट्स का मतलब होता है बाजरे, मिलेट्स का मतलब होता है बाजरे, बाजरा या बाजरे। ठीक है, ये बाजरा आपको कहाँ पे मिला है, गुजरात में। कहाँ पे मिला, हाँ, बाजरा। मिलेट्स आर फाउंड फ्रॉम साइट्स इन गुजरात। फाइंड्स ऑफ राइस आर रिलेटिवली रेयर। हाँ, राइस कम मिले, राइस की चीजें क्या कहते हैं, राइस थोड़ा सा कम मिला, लेकिन राइस कहाँ पे मिला था, लोथल में मिला। लोथल कहाँ पे है, गुजरात में। राइस कहाँ पे मिला था, लोथल में मिला था। और लोथल कहाँ पे है, गुजरात में है, ये ध्यान रखें। क्लियर है, कौन कौन सी चीजें मिली है, किन किन चीज के सीड्स मिले हैं आप बता दो। व्हीट, बार्ले, लेंटिल, चिकपी एंड सीसेम, मिलेट्स। और साथ में राइस थोड़ा सा ही मिला है, राइस का ज्यादा नहीं मिला। लेकिन वो राइस जो भी मिला है वो मतलब कहाँ पे मिला है आपको, ये लोथल में। इतना क्लियर है। हाँ, अब आगे, एनिमल बोन्स। यहाँ पे एनिमल बोन्स पाए गए। एनिमल बोन्स फाउंड एट हड़प्पन साइट इंक्लूड दीज। इसमें कैटल, कैटल मतलब होता है गाय और बैल। जब मैं बात करता हूँ कैटल, कैटल का मतलब होता है गाय और बैल की बात करता हूँ। ठीक है, ठीक है। तो एनिमल बोन्स किसके किसके पाए गए हैं, कैटल के पाए गए हैं, सी, भेड़ होता है, गोट, बकरी, बुफेलो, भैंस, पिग, सुअर, इन सब के एनिमल, इन सब के बोन्स पाए गए। स्टडीज डन बाय आर्कियोजूलॉजिस्ट। अब ये आर्कियोजूलॉजिस्ट कौन से लोग होते हैं, आर्कियोजूलॉजिस्ट वो लोग होते हैं जो कि कहते हैं कि एंशियंट एनिमल के बारे में जानकारी, जो एंशियंट एनिमल के बारे में जानकारी रखते हैं उन्हें आर्कियो बोटनिस्ट बोला गया, या आर्कियोजूलॉजिस्ट, सॉरी सॉरी सॉरी, आर्कियो बोटनिस्ट नहीं, आर्कियोजूलॉजिस्ट बोला गया, या जू आर्कियोलॉजिस्ट बोला गया। इंडिकेट दैट दीज एनिमल्स वर डोमेस्टिकेटेड। तो ध्यान में रख लेना, जितने भी ये एनिमल्स थे, चाहे वो कैटल हो, चाहे वो सीप हो, चाहे वो गोट हो, चाहे वो बफेलो हो, चाहे वो पी, इन सबको क्या किया गया था, डोमेस्टिकेट करके रखा गया। डोमेस्टिकेट मतलब होता है इनको पालतू जानवर बना लिया था। इनको क्या बना लिया था, पालतू जानवर बना लिया था। ठीक है, इनको पाल लिया गया था। आगे, बोन्स ऑफ वाइल्ड स्पेसीज। कुछ वाइल्ड स्पेसीज भी थी जिनके बोन्स, हड्डियां पाई गई। वाइल्ड स्पीसीज किसकी, जैसे बोर, बोर का भी मतलब होता है सुअर, लेकिन वो होता है जंगली सुअर। ठीक है, डियर आपको पता ही है, घड़ियाल, इन सबकी भी हड्डियां पाई गई। किनकी किनकी हड्डियां पाई गई, बोर, डियर एंड घड़ियाल। लेकिन ये कहाँ से थे, ये वाइल्ड स्पीसीज। अच्छा, अब हमें ये नहीं पता है कि इनके लोग, ये लोग शिकार करते थे इनका, हमें ये नहीं पता है कि ये लोग इनका शिकार करते थे या किसी ग्रुप से शिकार करवाते थे। ठीक है, वी डू नॉट नो वेदर द हड़प्पन हंटेड दीज एनिमल्स देमसेल्व्स। क्या वो खुद इन एनिमल्स का शिकार करते थे, चाहे वो बोर हो, चाहे वो डियर हो या घड़ियाल, इनका खुद वो शिकार करते थे, या ऑब्टेन्ड मीट फ्रॉम अदर हंटिंग कम्युनिटीज, या किसी हंटिंग कम्युनिटीज से ये लेकर के आते थे। अच्छा, बोन्स ऑफ फिश एंड फाउल। बोन्स ऑफ मतलब की
फिश मछलियां, और फाउल मतलब पक्षी, इनके भी हड्डियां पाई गई, इनकी भी हड्डियां पाई गई। ठीक है, फाउल का मतलब होता है पक्षी। ओके। ओके, यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई, क्लियर है। अब देखते हैं एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी। वहां के लोग कौन से, मतलब एग्रीकल्चर के लिए क्या क्या चीजें यूज करते थे, कौन सा टेक्निक, हाँ कौन सी चीजें होती थी जो एग्रीकल्चर के लिए यूज करते थे। वाइल द प्रीवैलेंस ऑफ एग्रीकल्चर इज इंडिकेटेड बाई द फाइंड्स ऑफ ग्रेन, क्योंकि वहां पे देखो ग्रेन मिले थे। ग्रेन किसके के मिले थे, वीट के मिले थे, बार्ले, हाँ वीट मिला था, बार्ले मिला था, लेंटिल, चिकपी, सीसैम। तो इन सब के मिलने की वजह से, या थोड़ा थोड़ा अभी मिलेट्स, इन सब चीजों के मिलने की वजह से हमें क्या पता चला कि वहां पे एग्रीकल्चर तो होता था। हमें ये तो पता चला कि वहां पे एग्रीकल्चर होता था, बट हमें नहीं पता कि एग्रीकल्चर कैसे होता था। इट इज मोर डिफिकल्ट टू रिकंस्ट्रक्ट एग्री एक्चुअल एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, मतलब कि कैसे वो खेती की जाती थी वो हमें नहीं। हाँ, हमें बस ये पता है कि वहां पे खेती तो की जाती थी, लेकिन कैसे की जाती थी इसके बारे में हमें कम पता है। या कैसे पता चला, ये सारी थोड़े से और चीजें जानकारी लेते हैं। क्या सीड्स, कह रहे हैं कि क्या सीड्स ब्रॉडकास्ट की जाती थी। ब्रॉडकास्ट का मतलब होता है सीड्स को फेंकना खेतों में, या हाँ सीड्स को क्या कहते हैं कि बिखेरना सीड्स को। क्या ये फ्लोड लैंड्स पे सीड्स को फेंकते थे या विदाउट फ्लोड। फ्लोड का मतलब होता है जिनमें क्या कहते हैं कि जोता जा चुका हो। ठीक है, फ्लोड का मतलब होता है जिसपे क्या कहते हैं मिट्टी को पलटा जा चुका हो। ठीक है, क्या उन उनपे ये सीड्स को बोए जाते थे, या अपने मतलब कि क्या कहते हैं कि विदाउट फ्लोड थे। तो ये सारे क्वेश्चंस आते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑन द सील्स एंड टेराकोटा स्कल्पचर। तो देखो जो सील्स हैं, सील्स पे आपको दिखेंगे बैल के पिक्चर दिखेंगे। जो सबसे पहला मैंने आपको सील दिखाया था उसमें भी देखोगे तो वो बैल का पिक्चर है। ठीक है, जो पहला सील का जो डायग्राम दिखाया था, जो पिक्चर दिखाया था, उसमें क्या था, वो बैल बने हुए। या देखो टेराकोटा बुल, ये आपके सामने ही, ये देखो ये टेराकोटा बुल। ठीक है, तो जैसे ये रिप्रेजेंटेशन ऑन सील्स, सील्स एंड टेराकोटा स्कल्पचर, स्कल्पचर का मतलब होता है मूर्तियां। हाँ, ठीक है, ये किससे बनी हुई होती है, मिट्टियों से। टेराकोटा मतलब होता है मिट्टी से बने हुए स्कल्पचर्स जो होते हैं। ये इंडिकेट दैट बुल वॉज नोन, इससे पता चल रहा है क्योंकि हमने सील में भी देखा बुल बना था, यहाँ पर भी देखो बुल बना हुआ है। इसका मतलब इससे तो पता चला कि हमें पता है कि इन लोगों को ये पता था कि बुल होता है। बुल का मतलब होता है सांड। हाँ, बुल का मतलब होता है सांड। ठीक है, आगे। बुल वॉज नोन एंड आर्कियोलॉजिस्ट एक्सट्रापोलेट, एक्सट्रापोलेट का मतलब होता है किसी भी चीज से निष्कर्ष निकालना, या किसी भी चीज से हाँ कोई अर्थ निकालना। तो आर्कियोलॉजिस्ट एक्सट्रापोलेट फ्रॉम दिस, मतलब इनसे पता चला कि ये स्कल्पचर पता है इनको, मतलब सॉरी, इनको ये पता है बुल के बारे में जानकारी। जब इनको बुल के बारे में जानकारी है तो इसका मतलब ऑक्सन, ऑक्सन का मतलब होता है बैल। ऑक्सन का मतलब क्या होता है, बैल। इसका मतलब बैल क्या किया जाता था, बैल को यूज किया जाता था प्लोइंग के, यानी कि पता चल गया कि यहाँ पे खेती जो की जाती थी वो प्लो करके की जाती थी। यहाँ पे जो खेती की जाती थी वो कैसे की जाती थी, प्लो करके। प्लो मतलब क्या होता है, मिट्टी को पलटना। प्लो का मतलब होता है मिट्टी को पलटना, या हिंदी में बोलते हैं जोतना। क्लियर है। मोर ओवर टेराकोटा मॉडल्स ऑफ प्लो हैव बीन फाउंड एट द साइट्स ऑफ चोलिस्तान एंड बनावली। ठीक है, बनावली हरियाणा में, हरियाणा बनावली में, चोलिस्तान पाकिस्तान में होगा। तो यहाँ पे आपको क्या मिले हैं, यहाँ पे आपको टेराकोटा मिले, टेराकोटा। हाँ ठीक है, टेराकोटा। टेराकोटा क्या कहते हैं कि मॉडल्स ऑफ फ्लो, मतलब कि मिट्टी से बने हुए हल, मिट्टी से बने हुए हल। फ्लो मतलब होता है यहाँ पे हल। ठीक है, इतना क्लियर, क्लियर है। हाँ, यहाँ तक क्लियर है। ओके, ये आ गया आगे। Archaeologists have also found evidence of plowed field at कालीबंगन। तो कालीबंगन राजस्थान में जो आर्कियोलॉजिस्ट थे उन्होंने क्या पाया, कालीबंगन में उनको मिला है प्लोड फील्ड, जहां पे मतलब कि क्या कहते हैं कि ये पता चला कि यहाँ पे खेती, मतलब कि ये फील्ड में मतलब कि मिट्टी को पलटा गया है, या प्लॉट फील्ड मिले। ठीक है, कहाँ पे मिला, ये कालीबंगन राजस्थान। और मुझे बताओ हल कहाँ पे मिले थे, यानी कि प्लो कहाँ पे मिले थे, चोलिस्तान एंड, चोलिस्तान एंड बनावली। ठीक है, यहाँ पे दो जगह पे आपको क्या मिले थे, हैं हल मिले थे, टेराकोटा,
टेराकोटा फ्लो मिले थे, टेराकोटा मॉडल्स ऑफ फ्लो मिले थे, और दूसरा आर्कियोलॉजिस्ट ने कालीबंगन में फ्लोड फील्ड पाए। ये सब पेपर में पूछा जाता है, ध्यान रखना। एसोसिएटेड विद अर्ली हड़प्पन लेवल्स। अच्छा, ये जो फ्लोड फील्ड मिले हुए हैं, क्या वो मेच्योर हड़प्पन लेवल्स के थे? क्या वो मेच्योर हड़प्पन लेवल्स के थे? नहीं, वो अर्ली हड़प्पन लेवल्स के थे। वो किसके थे? वो अर्ली हड़प्पन लेवल्स के। ठीक है। द फील्ड हैड टू सेट्स ऑफ फरोज। यहाँ पे जो खेत मिला, जो कालीबंगन में जो खेत मिला जिसपे क्या कहते हैं कि फ्लो किया गया था, जिसपे फ्लो किया गया था, वहां पे जो फ्लो हुए थे वो दो रेखाओं में हुए थे, ऐसे दो लाइन, एक दूसरे के परपेंडिकुलर। जो फ्लो हुआ था वो कैसे हुआ था? एक दूसरे के परपेंडिकुलर हुआ। तो जब वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर ये फ्लो हुआ था, तो इससे क्या पता चलता है? इससे ये पता चलता है कि यहाँ पे दो डिफरेंट क्रॉप्स उगाई जाती थी एक साथ में। तो इससे पता चलता है कि यहाँ पे दो डिफरेंट क्रॉप्स उगाई जाती थी एक साथ में। क्लियर है? यहाँ पे ये पता चला क्योंकि फरोज, यहाँ पे देखो फिर से मैं ये सेंटेंस बता देता हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है कि टू सेट्स ऑफ फरोज। फरोज मतलब होता है कि हल की रेखाएं, जो हल जो फ्लो चलते हैं तो उसके दो रेखाएं बनी। टू सेट्स ऑफ फरोज एट राइट एंगल्स। देखो राइट एंगल मतलब देखो ये दोनों एक दूसरे के 90। ठीक है। सजेस्टिंग दैट टू डिफरेंट क्रॉप्स वर ग्रोन टुगेदर। इससे पता चल रहा है, टू सेट्स ऑफ फरोज से पता चलता है कि दो क्रॉप्स एक साथ उगाए जाते थे। अपलोड फील्ड कहाँ पे मिला? कालीबंगन। क्या ये मेच्योर हड़प्पन में मिला था? नहीं, मेच्योर हड़प्पन में नहीं मिला था, ये अर्ली हड़प्पन लेवल का है। ठीक है। आगे, archaeologists have also tried to identify the tools। अब इन्होंने देखा कि ये फसल की कटाई के लिए इन्होंने भी मतलब थोड़ा सा आइडेंटिफाई की, जो आर्कियोलॉजिस्ट थे वो कोशिश कर रहे थे कि हम ये पता करें कि ये लोग हार्वेस्ट करने के लिए कौन सी चीजें यूज करते हैं। हार्वेस्ट का मतलब तो आपको पता ही होगा कि फसल को काटने के लिए। क्या ये लोग डिड हड़प्पन यूज स्टोन ब्लेड्स? क्या ये लोग स्टोन ब्लेड्स यूज करते थे? हाँ, इन वुडन हैंडल्स, और डिड दे यूज मेटल टूल? क्या ये लोग स्टोन हैंडल्स यूज करते थे, सॉरी स्टोन ब्लेड्स यूज करते थे जिसमें वुडन हैंडल होता था, मतलब लकड़ी का हैंडल और आगे चल के वुडन ब्लेड्स लगा दिया और उससे वो काटते थे, या वो मेटल टूल्स यूज करते थे फसलों को काटने के लिए? ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस इनके दिमाग में आए लोग। मोस्ट हड़प्पन साइट्स वर लोकेटेड इन सेमी एरिड लैंड्स। सेमी एरिड का मतलब होता है जहां पे कम बारिश हो। सेमी एरिड का मतलब होता है कम बारिश वाला रीजन होता है, यानी कि जो आधा सूखा हुआ रीजन रहता है, ऐसा समझ। अर्ध शुष्क हिंदी में बोलते हैं इसको, अर्ध शुष्क। ठीक है। तो ये वो रीजन था। मोस्ट हड़प्पन साइट्स वर लोकेटेड इन सेमी एरिड रीजन। सेमी एरिड रीजन मतलब होता है वो रीजन जहाँ पे बारिश वगैरह कम होती है, यानी कि वहां पे सिंचाई के लिए जरूरत पड़ती है। वेयर इरिगेशन वाज प्रोबेबली रिक्वायर्ड फॉर एग्रीकल्चर। जहाँ पे इरिगेशन, इरिगेशन का मतलब होता है सिंचाई करना। इरिगेशन का मतलब होता है सिंचाई करना। कभी कभी लोगों को सिंचाई करना का मतलब नहीं पता होता, तो मैं बता देता हूँ। सिंचाई का मतलब होता है कि पौधों को पानी देना। ठीक है, पौधों को पानी देना ही सिंचाई करना होता है। इरिगेशन वाज प्रोबेबली रिक्वायर्ड फॉर द एग्रीकल्चर, क्योंकि ये सेमी एरिड रीजन था, तो यहाँ पे इरिगेशन तो किया जाना है, मतलब पेड़ों को पानी अलग से देना ही। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बारिश वगैरह कम हो रही है। ट्रेसेस ऑफ कैनाल्स। क्या यहाँ पे आपको क्या मिलेंगे? कैनाल्स मिलेंगे। लेकिन वो कैनाल्स कहाँ पे मिलेंगे? अफगानिस्तान में मिलेंगे। कहाँ कैनाल कहाँ पे मिलेंगे? अफगानिस्तान में मिलेंगे। ठीक है। ट्रेसेस ऑफ कैनाल्स हैव बीन फाउंड एट द हड़प्पन साइट ऑफ सोरटुघई। सोरटुघई कहाँ पे है? अफगानिस्तान। सोरटुघई कहाँ पे है? अफगानिस्तान में है। यहाँ पे आपको कैनाल्स के ट्रेसेस मिलेंगे। कैनाल्स के क्या मिलेंगे? ट्रेसेस मिलेंगे। ओके, यहाँ तक बात समझ में है? हाँ, यहाँ पे आपको क्या कहते हैं कि कैनाल्स के ट्रेसेस मिलेंगे। इसका मतलब क्या होता है कि ट्रेसेस का मतलब ये कुछ चीजें रह गई होंगी, ये मिला, बट नॉट इन पंजाब और सिंध। क्या पंजाब और सिंध में कैनाल्स मिलते थे? नहीं, पंजाब और सिंध में कैनाल्स नहीं मिले थे। कहाँ पे मिले थे? सोरटुघई, अफगानिस्तान। इट इज पॉसिबल दैट एंशियंट कैनाल्स सिल्टेड अप लॉन्ग। ये हो सकता है, ये हो सकता है, इन्होंने बोला है कि ये पॉसिबल हो सकता है कि ये जो कैनाल्स थे, ये जो कैनाल थे वो धीरे 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 क्या हो गए होंगे? भर गए। धीरे धीरे क्या हो गए? सिल्टेड अप मतलब होता है वो जो मिट्टी आती है नदियों के साथ में भर करके उस नहर में जो मिट्टी आ रही होगी उस कैनाल्स में, तो वो धीरे धीरे भर गई होगी। ठीक है, वो कैनाल्स फिल हो गए होंगे। इट इज ऑल्सो लाइकली दैट वाटर ड्रॉन फ्रॉम द वेल्स। तो यानी कि ध्यान रख लो, यहाँ पे सिंचाई के लिए दो चीजों का यूज किया जा रहा है। क्या यूज किया जा रहा है? कैनाल्स, और दूसरा वेल्स। वेल्स भी यूज किए जा रहे हैं और कैनाल्स भी यूज किए जा रहे हैं। ठीक है। इट इज ऑल्सो लाइकली दैट वाटर ड्रॉन फ्रॉम द वेल्स वॉज यूज फॉर इरिगेशन। इस सिंचाई के लिए क्या यूज किया गया?
वेल्स से जो वाटर यूज किया जा रहा है, मतलब वाटर निकाल करके खेती की जाए, सिंचाई की जा रही है। बिसाइड्स वाटर रिजर्वायर, वाटर रिजर्वायर कहाँ पे पाया गया? इनके अलावा, इन सब चीजों के अलावा वाटर रिजर्व पाया गया धौलावीरा। वाटर रिजर्वायर कहाँ पे पाया गया? धौलावीरा। और ये धौलावीरा कहाँ पे है? गुजरात में। धौलावीरा कहाँ पे है? गुजरात में। ठीक है, धौलावीरा कहाँ पे? गुजरात में अच्छा, हैव बीन यूज्ड टू स्टोर वाटर फॉर एग्रीकल्चर। तो वाटर को स्टोर करने के लिए कहाँ पे मिला गया? वाटर, जो वाटर रिजर्वायर, ये माना जाता है कि जो वाटर रिजर्वायर मिला है हमें, कहाँ पे मिला है? जो वाटर रिजर्वायर हमें धौलावीरा या गुजरात में मिला है, धौलावीरा में मिला हुआ है, वो जरूर एग्रीकल्चर के पर्पज से ही यूज किया जाता रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे आपको कुछ कॉपर टूल्स दिखाई दे रहे हैं उस टाइम के, यहाँ पे कुछ कॉपर टूल्स आपको उस टाइम के दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, ये कॉपर टूल्स हैं जो उस टाइम के हैं। और साथ में ही यहाँ पे ये, अब ये आपको क्या दिखाई दे रहा है? रिजर्वायर एट द धौलावीरा। धौलावीरा में देखो कि कितने हैं, रिजर्वायर एट धौलावीरा। तो ये देखो धौलावीरा में ये रिजर्वायर मिला हुआ है। यहाँ पे देखो कि कहते हैं कि काफी चीजें यहाँ पे आपको ध्यान में रखने वाली है। कैसे? यहाँ पे देखो बड़े आसानी से जो मिस्त्रियों ने बहुत अच्छे से काम किया है, देखो ईंट वगैरह ये सारी चीजें बढ़िया से सेटल्ड है, ये सारी चीजें मिस्त्रियों ने काफी अच्छे से काम किया है ताकि ये वाटर को इकट्ठा किया जा सके। अब अगला क्वेश्चन ये आता है कि, अगला क्वेश्चन ये आता है कि जो पुरानी चीजें होती है इनकी पहचान कीजिए। ठीक है, ये जो वस्तुएं, हाउ आर्टिफैक्ट्स आर आइडेंटिफाइड। इन आर्टिफैक्ट्स को, यानी कि जो पुरानी वस्तुएं थी, कैसे इनको क्या किया जा रहा है? आइडेंटिफाई किया जा रहा है, कैसे इनको पहचाना जा रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले, जैसे हमें पता है कि जब हम खाना वगैरह बनाते खाना वगैरह बनाते हैं, तो प्रोसेसिंग ऑफ फूड रिक्वायर्ड, जब हम खाना बना रहे होते हैं तो उसमें क्या होता है? ग्राइंडिंग इक्विपमेंट, हाँ, ग्राइंडिंग इक्विपमेंट यूज किए जाते हैं। ठीक है, हाँ, ग्राइंडिंग इक्विपमेंट जैसे कि कहते हैं, ग्राइंडिंग का मतलब होता है पीसना, पीसना। तो पीसने के लिए हम क्या क्या यूज करते हैं? हाँ, वैसे हाँ, पीसने के लिए बहुत सारे सामान यूज करते हैं। पीसने के लिए सामान यूज किया जाता है, मिक्सिंग के लिए अलग सामान यूज किया जाता है, मिक्सिंग के लिए अलग सामान किया जाता है, हाँ, ब्लेंडिंग के लिए अलग सामान यूज किया जाता है, कुकिंग के लिए अलग अलग चीजें यूज किया जाती है। लेकिन जितने भी चीजें ये होती थी, जो बर्तन है, चाहे वो मिक्सिंग के लिए हो, चाहे वो ब्लेंडिंग के लिए हो, चाहे वो कुकिंग के लिए हो, या इन सब के लिए कुछ चीजें यूज की जाती थी। हाँ, कुछ ना कुछ बर्तन यूज किए जाते थे, ये क्या थे? तो दीज वर मेड अप ऑफ स्टोन, चाहे वो मिक्सिंग के लिए हो, चाहे वो ब्लेंडिंग के लिए, चाहे कुकिंग के लिए, चाहे ग्राइंडिंग इक्विपमेंट हो, ये सब या तो स्टोन से बने होते थे, या तो मेटल से बने होते थे, या तो टेराकोटा से। ठीक है, या तो किससे बने होते थे? या तो स्टोन से बने होते थे, या तो मेटल से बने होते थे, या तो टेराकोटा। फिर से बता देता हूँ, टेराकोटा का कुछ नहीं होता, मतलब टेराकोटा का मतलब मिट्टी ही होता है। ठीक है, टेराकोटा का मतलब मिट्टी होता है। क्लियर है? यहाँ पे ध्यान रखना। दिस इज एन एक्सेप्ट, हाँ, एक्सेप्ट फ्रॉम द, हाँ, फ्रॉम द वन ऑफ द अर्लीस्ट रिपोर्ट्स ऑन द एक्सकवेशंस एट मोहनजोदाड़ो। याद करो, मोहनजोदाड़ो कौन सी नदी के किनारे था? तो इंडस रिवर के किनारे। हाँ, मोहनजोदाड़ो कौन सी नदी के किनारे था? इंडस रिवर के किनारे था। वेस्ट नोन हड़प्पन साइट, तो ये हड़प्पन साइट, ये जो मोहनजोदाड़ो है, इस, यहाँ पे क्या कहते हैं कि जो इस पे जो रिपोर्ट आई थी उसका एक पार्ट यहाँ पे बताया गया, कैसे कि कैसे हम इसको पहचान कर रहे हैं चीजों को, कि कौन सी चीजें किस लिए यूज की जाती है, कैसे हम पहचान किए जाएंगे। देखो, सैडल क्वर्न, सैडल क्वर्न का मतलब होता है चक्की होती है, जो पीसने वाली चक्की होती है, उसे बोला गया सैडल क्वर्न। ठीक है, यहाँ पे कह रहे हैं कि चक्कियां, कॉर्न मतलब होता है चक्कियां। सैडल कर्व आर फाउंड इन कंसिडरेबल नंबर्स एंड दे सीम टू हैव बीन ओनली मीन्स इन यूज फॉर ग्राइंडिंग सीरियल्स। तो जो अनाज को पीसने के लिए किसका यूज किया जा रहा था? यहाँ पे सैडल कॉर्न का यूज किया जा रहा है। कॉर्न का यूज किस लिए किया जा रहा है? बहुत कह रहे हैं कि यहाँ पे बहुत सारे कॉर्न मिले हैं, बहुत सारे कॉर्न मिले हैं। कहाँ पे मिले हैं? मोहनजोदाड़ो, मोहनजोदाड़ो में बहुत सारे कॉर्न मिले हैं। सैडल कॉर्न का मतलब होता है कि क्या कहते हैं कि कॉनकेव, कॉनकेव कर्ण मिले हैं। ठीक है, कॉनकेव कर्ण मिले हैं। कर्ण मतलब चक्कियां मिली हुई, जिसका काम जो किसके लिए किया जा रहा होगा, इसका यूज करें। दे सीम टू है, सीम का मतलब होता है ऐसा प्रतीत होता है, मतलब एक्चुअल में तो नहीं पता, तो इसलिए कह रहे हैं दे सेम टू है, मतलब कि इसका इन्होंने क्या कहते हैं कि लगता है केवल और केवल यही एक तरीका था जो सीरियल्स को पीसने के लिए, मतलब अनाजों को पीसने के लिए। एज अ रूल दे वर रफली मेड ऑफ हार्ड। अच्छा, ये किससे बने हुए थे? हार्ड, ग्रिटी, इग्नियस रॉक एंड सैंड, या इग्नियस रॉक से या सैंडस्टोन से बने हुए थे। एंड मोस्टली, मोस्टली सो साइंस ऑफ हार्ड यूजेस,
तो यानी कि यहाँ पे इसका यूज कहाँ पे, मतलब कठिन चीजों में किया जाता था। ओके, आगे, एज दियर बेस वॉज यूजुअली कॉन्वेक्स, इनका बेस जो था वो कैसा था, कॉन्वेक्स। बेस कॉन्वेक्स का मतलब ये जो नीचे वाला पार्ट है वो थोड़ा सा ऐसे था, ऐसे समझ, ऐसे ये पत्थर थोड़ा सा ऐसे हुआ करता था। तो इससे पता चल रहा है कि ये नीचे, ये देखो नीचे ये क्या कहते हैं कि कॉन्वेक्स है। इससे पता चल रहा है कि इसको जमीन में खोद के रखा जाता है, या जमीन में थोड़ा सा ऐसे ऐसे इसको किसी के मतलब कि इसके चारों तरफ ऐसे समझ, यहाँ पे ऐसे इधर भी मिट्टी होगी, नीचे भी मिट्टी होगी, इधर भी होगी। क्यों? इसका मेन रीजन ये है, इसका ये मेन रीजन है क्योंकि इसको मतलब कि ताकि ये हिले डुले नहीं, ताकि ये हिले डुले नहीं, इस वजह से ये सारी चीजें की जाती है। ठीक है, ये हिले डुले नहीं, तो इससे पता चलता है कि ये नीचे क्या है, कॉन्वेक्शन। कॉन्वेक्स का मतलब था उभरा हुआ, तो नीचे उभरा हुआ था, इसका मतलब क्या होता है कि इसको नीचे जमीन में फिक्स किया जा रहा होगा। दे मस्ट हैव बीन सेट इन अर्थ और इन मड, या तो इनको कीचड़ में, मतलब कीचड़ से या मिट्टी से, या तो क्या कहते हैं कि इनको अर्थ में क्या कहते हैं फिक्स किया जाता है, ताकि प्रिवेंट दियर रॉकिंग, ताकि ये हिले डुले नहीं, ताकि ये हिले डुले नहीं। टू मेन टाइप्स हैव बीन फाउंड, तो यहाँ पे जो कर्ण पाई गई वो कितने पर टाइप की पाई गई, दो टाइप की पाई गई। यहाँ पे जो कर्न्स कितने टाइप की पाई गई है, दो टाइप की पाई गई। एक कर्ण तो ऐसा था, टू मेन टाइप्स हैव बीन फाउंड दोज ऑन विच अनदर स्मॉलर स्टोन, तो इस एक तो ऐसा था जिसके ऊपर क्या कहते हैं कि दूसरा एक छोटा पत्थर ऐसे रख करके इसके ऊपर इधर उधर किया जाता था। ठीक है, दूसरा पत्थर, एक तो ये तरीका था। दूसरा था कि ऐसे समझ लो एक बर्तन सा होता नहीं है जिसमें दवा हुआ बनाते हैं, दवा हुआ कभी क्या कहते हैं कि आपने मेडिकल मेडिकल में देखो तो वो क्या कहते हैं कि दवा पीसने के लिए वो यूज करते हैं, तो उसका उन्होंने यूज किया। कह रहे हैं कि दो प्रकार के थे, एक तो ऐसा था और दूसरा ऐसे कुछ था कि जिसमें ऐसे ही था, और जिसमें ऐसे ये डंडी रख करके इसको यहाँ पे कुछ चीजों को पीसने उसने के लिए यूज किया जाएगा। तो दो प्रकार के यहाँ पे पाए गए, वही बता रहे हैं, दो ऑन विच अनदर स्मॉलर स्टोन हैज पुश्ड और रोल्ड, मतलब ये इसके ऊपर या तो इसको इधर उधर किया जाता था, ये पाया गया। हाँ, या अदर विच इज सेकंड स्टोन, हाँ, was used एज पाउंडर, मतलब इसको यहाँ पे ये पाउंडर मतलब उसको ठोकने पीटने के लिए मिलाने के लिए यूज किया जाता है। इवेंचुअली मेकिंग अ लार्ज कैविटी इन अ अनदर वन, इन द अनदर वन, दूसरे अनदर स्टोन, दूसरे वाले स्टोन में क्या है, दूसरे वाले स्टोन में क्या है, दूसरे, देखो इस स्टेन में कोई भी चीज होगी इसको क्या कहते हैं कि ये मिक्स करने के लिए यूज किया जाता है। कॉर्न्स ऑफ द फॉर्मर टाइप, मतलब ये जो पहला वाला जो कॉर्न वर प्रोबेबली यूज फॉर सोलरली फॉर ग्रेन्स, इसका किस लिए यूज किया जाता था, ग्रेन के लिए। जो पहला वाला यूज किया जाता था वो केवल और केवल किसके लिए किया जाता था, ग्रेन के लिए। दूसरा वाला किस लिए यूज किया जाता था, हर्ब। हर्ब मतलब ये क्या कहते हैं कि आपको पता है कि दूसरा वाला जो यहाँ पे जो दूसरी चीजें यूज की जा रही है वो किसके लिए यूज की जा रही है, हर्ब। हर्ब का मतलब क्या होता है, हर्ब का मतलब होता है कि क्या कहते हैं कि जो ये जड़ी बूटियां वगैरह होती हैं, जड़ी बूटियां या मसालों को कूटने, जड़ी बूटियां वगैरह कूटने के लिए इसका यूज किया जाता है। हाँ? जड़ी बूटियां या मसाले वगैरह को पीटने पीसने के लिए इसका यूज किया जाता था। इन फैक्ट स्टोन्स ऑफ दिस, मतलब की लेटर टाइप, हाँ, आर डब्ड करी स्टोन, इसको क्या बोला गया, करी स्टोन। क्या बोला गया इनको, करी स्टोन्स बोला गया। इनको क्या बोला गया, करी स्टोन्स बाई वर्कमैन एंड आर कुक, इसको बोला गया करी स्टोन। जो बाद वाले थे उनको क्या बोला गया, करी स्टोन, जिसमें जड़ी बूटियां वगैरह पीसी जाती थी, इन्हें क्या बोला गया, करी, करी स्टोन। ओके, क्लियर है। तो यहाँ पे दो प्रकार के, तो इससे पता चल रहा है कि कैसे यहाँ पे के लोग यूज करते रहे। देखो ये वाला डायग्राम, यहाँ पे देखो ये सैडल फर्न, ये सैडल फर्न है, यहाँ पे देखिए ये देखो ऊपर ऐसे ऐसे इसको ये घुमाने वाला ऊपर ये इसको घुमाया जाता है इसके ऊपर, तो ये इसकी वजह से ये धीरे धीरे दब गया है, और ये नीचे थोड़ा सा ये दबा हुआ पार्ट है, इससे पता चलता है नीचे दबा हुआ पार्ट है, इससे पता चल रहा है कि इसको हम कहीं पे फिक्स वगैरह करते हैं। क्लियर है। इस ये सारी बातें किसने बोला है, ये सारी बातें बोले हैं एक, ये एग्जीबिशन करने वाले थे इन्होंने मोहनजोदाड़ो में एग्जीबिशन किया था 1937 में। इनका नाम है अर्नेस्ट मैके। अर्नेस्ट मैके, इन्होंने क्या कहते हैं एग्जीबिशन किया था कहाँ पे, मोहनजोदाड़ो। क्लियर है, यहाँ तक बात समझ में आई। अब हम बात करते हैं मोहनजोदाड़ो। मोहनजोदाड़ो क्या है, मोहनजोदाड़ो एक सिटी थी, जो हड़प्पा कल्चर की एक सिटी थी, उसका नाम था मोहनजोदाड़ो, अ प्लैन्ड अर्बन सेंटर।
यहाँ पे जो अर्बन सेंटर था वो फर्स्ट फेज ऑफ अर्बनाइजेशन कहाँ पे, पेपर में पूछा जाता है, फर्स्ट फेज ऑफ अर्बनाइजेशन कहाँ पे हुआ था, अर्बनाइजेशन वो हुआ था हड़प्पन सिविलाइजेशन। हड़प्पन सिविलाइजेशन को ही बोला जाता है फर्स्ट फर्स्ट फेज ऑफ अर्बनाइजेशन, क्योंकि यहाँ पे सबसे पहले अर्बनाइजेशन हुआ था। ठीक है। परहैप्स, परहैप्स का मतलब आपको बताइए शायद, मोस्ट यूनिक फीचर, यूनिक मतलब अनोखा, ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन वाज द डेवलपमेंट ऑफ अर्बन सेंटर। यानी कि हड़प्पन सिविलाइजेशन का जो सबसे मेन फीचर था, मेन फीचर क्या है यहाँ का, कि यहाँ पे अर्बन सेंटर्स डेवलप्ड थे। ठीक है, यहाँ पे क्या था, डेवलपमेंट ऑफ अर्बन। ध्यान रख लो कि यूनिक फीचर ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन, हड़प्पन सिविलाइजेशन का एक यूनिक फीचर क्या है कि डेवलपमेंट ऑफ अर्बन सेंटर्स। अर्बन सेंटर मतलब होता है शहरों का विकास। तो देखते हैं यहाँ पे एक सेंटर देखते हैं, मोहनजोदाड़ो। तो ध्यान रख लो मोहनजोदाड़ो फेमस है, फेमस है, लेकिन ये पहला पहला सिटी नहीं था खोजा गया, ये पहला सिटी था मोहनजोदाड़ो। वाज द मोस्ट वेल नोन साइट, ये मतलब सबसे ज्यादा फेमस था। बट फर्स्ट साइट टू बी डिस्कवर्ड वाज हड़प्पा, लेकिन पहला साइट जो डिस्कवर किया गया था, पहला साइट जो डिस्कवर किया गया था, जो पहला सिटी डिस्कवर किया गया था वो था हड़प्पा। ठीक है, वो हड़प्पा था 1924 में, उसको क्या कहते हैं कि खोजा गया था। कब खोजा गया था, 1924 में हड़प्पा में। ठीक है। द सेटलमेंट इज डिवाइडेड इनटू टू सेक्शन। जो यहाँ की जो बस्तियां थी उसको कितने में डिवाइड कर दिया गया, दो सेक्शन। जो मोहनजोदाड़ो सिटी था उसको कितने सेक्शन में डिवाइड किया गया, दो सेक्शन। वन स्मॉलर बट हायर, एक छोटी थी लेकिन ऊंची थी, छोटी थी लेकिन ऊंची थी। दूसरी लार्जर थी लेकिन वो लोअर थी। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पे दो सिटीज आपको मतलब कि एक ही सिटी के दो पार्ट आपको दिखाई दे रहे हैं। एक ही सिटी का एक पार्ट ये है। ठीक है, एक ही सिटी के दो पार्ट आपको दिखाई दे रहे हैं, एक पार्ट ये है और दूसरा पार्ट ये है। तो ये जो वाला पार्ट है इसे क्या बोला गया, सीटाडेल। इसे क्या बोला गया, सीटाडेल। और दूसरे वाले पार्ट को क्या बोला गया, लोअर टाउन। एक पार्ट को क्या बोला गया, सीटाडेल, दूसरे वाले पार्ट को क्या बोला गया, लोअर टाउन। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। हाँ, ये सारी चीजें आपको पता चल चुकी है, ये आप बढ़िया से अपने। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं। तो यानी कि एक यहाँ तक पता चला कि जो ये जो सिटी थी, इस सिटी को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है, दो पार्ट। इस सिटी को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है, दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक सेक्शन को बोला गया सीटाडेल, क्या बोला गया, सीटा सीटाडेल। सीटाडेल जो था वो कहाँ पे बना था, हाँ, सीटाडेल कहाँ पे बना था, हमें ध्यान रखना है। जो सीटाडेल बना था वो बना है, एक मिनट, सीटाडेल बना है वो थोड़े से ऊंचे लेवल पे बना था। सीटाडेल जो बना था वो ऊंचे पे बना था। और और जो सीटाडेल बना था वो ऊंचे पे बना था। और जबकि क्या कहते हैं कि लोअर टाउन, दूसरे को क्या बोला गया है, लोअर टाउन। लोअर टाउन कहाँ पे बना था, वो नीचे बना था। सीटाडेल जो था वो बड़ा था, सीटाडेल जो था वो बड़ा था। और लोअर टाउन जो था वो, सॉरी, सीटाडेल छोटा था, सीटाडेल छोटा था और लोअर टाउन जो था बड़ा था। ठीक है, आर्कियोलॉजिस्ट डेजिग्नेट दीज एज सीटाडेल, यानी कि इसको बोला गया जो स्मॉलर था बट हाई, मतलब ऊंचे पे था। ठीक है, लोअर, दूसरे को बोला गया लोअर टाउन जो बड़ा था। ये लोअर टाउन जो था वो बड़ा था, लार्जर था, बट लोअर था। ठीक है, तो इसको ये हो गया रेस्पेक्टिव। द सिटाडेल owes इट्स हाइट टू द फैक्ट दैट बिल्डिंग्स वर कंस्ट्रक्टेड ऑन मड ब्रिक प्लेटफॉर्म। यानी कि जो सिटाडेल थे, सिटाडेल जो बने हुए थे, जो उनकी जो ऊंचाई थी वो इसलिए ऊंचे थे क्योंकि वो मड ब्रिक प्लेटफॉर्म पे बने। जो सिटाडेल थे वो मड ब्रिक ब्रिक प्लेटफॉर्म पे बने थे। मतलब कि जो कि कहते हैं कि मड ब्रिक प्लेटफॉर्म बनाया गया पहले, फिर उसके ऊपर घर बनाया। ठीक है, उसके ऊपर फिर घर बनाया। इट वॉज वॉल्ड, जो, ध्यान रख लेना कि इसके चारों ओर फोर्टिफिकेशन था। फोर्टिफिकेशन, फोर्टिफिकेशन का मतलब होता है चारों ओर क्या कहते हैं कि बाउंड्री बनी। ठीक है, सिटाडेल के चारों ओर बाउंड्री बनी थी, वॉल, विच मीन्ट दैट इट वॉज फिजिकली सेपरेटेड फ्रॉम द लोअर टाउन। यानी कि इसको फिजिकली किससे अलग करके रखा गया था, इसको फिजिकली अलग करके रखा गया था
किससे अलग करके रखा गया था? लोअर टाउन से अलग करके। द लोअर टाउन वाज आल्सो वॉल्ड। ध्यान रख लेना कि क्या सिटाडेल ही केवल और केवल वॉल्ड था क्या? उसके चारों तरफ ही वॉल बना था क्या? नहीं, नहीं, लोअर टाउन के भी चारों तरफ वॉल बना हुआ है। सेवरल बिल्डिंग्स वर बिल्ट अप ऑन प्लेटफॉर्म्स। बहुत सारे मतलब कि सिर्फ यहाँ पे लोअर टाउन में भी बहुत सारे बिल्डिंग थे जो प्लेटफॉर्म पे बने हुए, बहुत सारे बिल्डिंग थे वो प्लेटफॉर्म पे बने हुए थे, विच सर्व एज फाउंडेशन। तो ये जो प्लेटफॉर्म थे वो केवल किसकी तरह काम करते थे? नींव की तरह काम। वो किसकी तरह से काम करते थे? नींव। फाउंडेशन का मतलब होता है नींव। It has been calculated that if one laborer moved roughly a cubic meter of अर्थ डेली जस्ट टू पुट फाउंडेशन। अगर मैं बात करूं कि एक क्यूबिक मीटर मिट्टी डेली लाता है, तो लगभग लगभग कितने? 4 मिलियन। 4 मिलियन का मतलब आपको पता है कि 40 लाख। 4 मिलियन का मतलब होता है कि 40 लाख। एक पर्सन अगर 40 लाख दिन काम करे तब जाकर के उतनी मिट्टी इकट्ठी की जा सकती है। यानी कि इससे पता चलता है कि वहां पे बहुत ज्यादा मतलब कि लेबर वर्क कराया गया, यानी कि वहां पे मतलब उस घर को उस शहर को बनाने के लिए बहुत ज्यादा लेबर वर्क कराया गया होगा, तब वो शहर जाकर के बन पाया। ठीक है, इससे यही पता चलता है। इससे पता चलता है कि मोबिलाइजिंग लेबर वाज ऑन वेरी लार्ज स्केल, यानी कि लेबरों से बहुत ज्यादा काम करवाया गया। अच्छा, इससे और क्या पता चलता है? इससे एक चीज और पता चलता है, कंसीडर समथिंग एल्स। वंस प्लेटफॉर्म्स वर इन प्लेस, यानी कि पता चला कि पहले प्लेटफॉर्म बना दिए गए, पहले ऐसे प्लेटफॉर्म बना दिए गए, यानी कि इसके चारों तरफ इसके इस प्लेटफॉर्म पे, मतलब प्लेटफॉर्म का मतलब होता है कि जहाँ पे ये ऊंचा सा वो बना दिया गया जिसपे मिट्टी वगैरह डाल दी गई। तो फिर उसके बाद पहले प्लेटफॉर्म बना दिया गया, फिर उसके बाद बिल्डिंग एक्टिविटी बनाई, बिल्डिंग एक्टिविटी की गई। बिल्डिंग एक्टिविटी मतलब अभी पहले प्लेटफॉर्म बना दिया गया, अब इसके ऊपर घर बने। ये प्लेटफॉर्म बनाने के बाद में अब इसके ऊपर घर बनेंगे। ठीक है, अब यानी कि घर जो बनेगा वो एक फिक्स्ड एरिया में ही बनेगा, जितना प्लेटफॉर्म है उतने में ही घर बन सकता है। जितना प्लेटफॉर्म है उतने में ही घर बन सकता है, जितना ऊंचाई बनाया था उतने में ही घर बन सकता है। तो इससे पता चलता है कि यहाँ पे ये जो घर प्लान्ड सिटी थी, यानी कि इससे पता चलता है कि यहाँ पे ये प्लान करके सिटी बनाया गया, यानी कि इससे पता चलता है कि ये जो सिटी थी वो कैसे बनाई गई थी? प्लान करके बनाई गई। सो इट सीम्स दैट सेटलमेंट वाज फर्स्ट प्लान, मतलब पहले प्लान किया गया, फिर क्या कहते हैं कि एंड देन इम्प्लीमेंटेड अकॉर्डिंगली, यानी कि फिर बाद में उसको इम्प्लीमेंट किया। अदर साइंस ऑफ द प्लानिंग। अच्छा, और कैसे पता चलता है कि प्लानिंग की गई थी? क्योंकि इन्होंने ब्रिक्स यूज किए थे। जो ब्रिक्स यूज किए थे, या तो चाहे वो सन ड्राइड ब्रिक हो चाहे वो बेक्ड। बेक्ड का मतलब आपको पता है कि पकी हुई ईट। बेक्ड ब्रिक का मतलब होता है पकी हुई ईट हो, चाहे वो सन ड्राइड मतलब चाहे वो सन से सुखाई हुई ईट हो। लेकिन इनका एक स्टैंडर्डाइज रेशियो, मतलब कि हाइट जैसे जो लेंथ था वो था 4 इंटू हाइट, और जो विड्थ था वो 2 इंटू हाइट। ठीक है, जो लेंथ था वो हाइट का 4 गुना था। जो लेंथ था वो हाइट का 4 गुना था, और जो विड्थ था वो हाइट का कितना था? 2 गुना। ठीक है, सच ब्रिक्स वर यूज्ड एट ऑल हड़प्पन सेटलमेंट। जितने भी हड़प्पन सेटलमेंट थे, जितने भी हड़प्पन सेटलमेंट थे, वो सारे के सारे यही लोग, जितने भी हड़प्पन सेटलमेंट थे, सब जगह पे यही ब्रिक्स यूज की गई। सब जगह पे ऐसे ही ब्रिक्स यूज की गई। ठीक है, लेइंग आउट ड्रेन्स। अब यहाँ पे बताते हैं कि कैसे इन्होंने ड्रेन्स मतलब नाले वगैरह कैसे बनाए, नाले वगैरह कैसे बनाए। वन ऑफ द मोस्ट डिस्टिंक्टिव फीचर्स ऑफ द हड़प्पन सिटीज वाज केयरफुली प्लान्ड ड्रेनेज सिस्टम। तो यहाँ पे जो ये एक और मतलब की विशेष बात यहाँ पे थी कि इन्होंने बहुत अच्छे से प्लान्ड ड्रेनेज सिस्टम, यहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम को भी बढ़िया से बनाया गया। ठीक है, नाले, ड्रेनेज सिस्टम मतलब नालों वगैरह का, कि कैसे पानी निकलेगा घरों से। इफ यू लुक एट द प्लान ऑफ द लोअर टाउन यू विल नोटिस, मतलब कि जब आप देखो इसके ये जो लोअर टाउन का जो देखोगे, अगर मैप देखोगे तो वहां पे आपको दिखाई देगा कि जो रोड्स थे या जो स्ट्रीट्स थे वो किस किस में है? वो ग्रिड पैटर्न। जो रोड्स एंड स्ट्रीट्स थे वो किस में है? ग्रिड पैटर्न में। चाहे वो रोड्स हो और वो चाहे वो स्ट्रीट्स हो, वो किस में है? ग्रिड पैटर्न में है। वो ग्रिड पैटर्न में है तो इसका मतलब वो एक दूसरे को कितने डिग्री पे कट कर रहे होंगे? वो एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट कर रहे हैं, चाहे वो रोड्स हो चाहे वो गलियां हो। ठीक है, ये रोड्स और यहाँ पे ये जो गली निकल रही है वो एक दूसरे को कितना डिग्री पे कट कर रहे होंगे? 90 डिग्री पे कट कर रहे होंगे। ठीक है, इंटरसेक्टिंग एट राइट एंगल्स। इट सीम्स दैट स्ट्रीट्स पहले, इतना ऐसे लगता है कि पहले स्ट्रीट्स मतलब गलियां बना ली गई होंगी, गलियां और नाले पहले बना लिए गए, तब उनपे घर बनाए गए होंगे। मतलब पहले देखो ऐसे
एक गली बन गई, और इसके चारों तरफ ऐसे नाले वगैरह बन गए, ऐसे नाले बना दो। फिर कह रहे हैं कि इसके बाद यहाँ पे या इधर भी ऐसे समझ लो, इधर भी ऐसे गली बना दो। हाँ, और इधर भी ऐसे थोड़ा सा ऐसे नाला बना दो। फिर इसके बाद में यहाँ पे घर वगैरह बने, यहाँ पे ऐसे घर वगैरह बने होंगे। ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होगा तो फिर, क्योंकि हर घर जो है, हर घर जो है वो नाले से जुड़ा हुआ था, हर घर जो है वो नाले से जुड़ा हुआ है। तो इससे पता चलता है कि पहले स्ट्रीट्स बना दी गई होंगी, पहले स्ट्रीट्स बना दी होंगी और उनके साथ में नाले बना दिए गए होंगे। फिर बाद में वो घर वगैरह बना दिए गए होंगे उन नालों के किनारे किनारे। इफ डोमेस्टिक वेस्ट वाटर हैड टू फ्लो, अब क्योंकि डोमेस्टिक वेस्ट वाटर जाना था, डोमेस्टिक वेस्ट वाटर मतलब जो घर से जो वेस्ट वाटर निकल रहा था उसको उसमें फ्लो होना था, वो जो डोमेस्टिक वेस्ट वाटर उसमें जाएगा, तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब कि हर घर की एक दीवार, हर घर की एक दीवार तो कम से कम किसमें लगनी चाहिए? वो नाली में लगना चाहिए। हर घर की एक दीवार तो कम से कम नाली में या स्ट्रीट के साथ में लगा ही होगा। अगर नाली या स्ट्रीट के साथ में नहीं लगा होता तो फिर क्या होता? वो पानी वहां से निकल ही नहीं पाता, वो पानी वहां से निकल ही नहीं पाता। तो इस वजह से ये सारी बातें यहाँ पे ध्यान रखो। यहाँ पे देखो सिटाडेल्स, मतलब कि अलग अलग, देखो बहुत सारे वहां पे लोकेशंस मिले। तो सिटाडेल्स क्या था? हमें पता है कि जो सिटाडेल्स थे वो वेस्टर्न पार्ट, जो जैसे मैप के किस पार्ट में, जैसे मैप में हमें पता है कि देखो ये नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है, ये ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है। तो आप देखो सिटाडेल, आपको यहाँ पे सिटाडेल यहाँ पे मिलेगा, और लोअर टाउन यहाँ पे था, लोअर टाउन यहाँ पे था, लोअर टाउन यहाँ पे आपको क्या मिला था? सिटाडेल। तो वही लिखा हुआ है, वाइल मोस्ट हड़प्पन सेटलमेंट, ज्यादा से ज्यादा हड़प्पन सेटलमेंट आई स्मॉल हाई वेस्टर्न पार्ट, जो ये हाई वेस्टर्न पार्ट था, ये हाई वेस्टर्न पार्ट था, हाँ, इसे सिटाडेल बोला गया। और जो लार्ज लोअर ईस्टर्न सेक्शन था, ये लार्ज लोअर ईस्टर्न सेक्शन था, इसे क्या बोला गया? लोअर टाउन बोला गया। इसे क्या बोला गया? लोअर टाउन बोला गया। लेकिन जब मैं बात करता हूँ धावरा वीरा और लोथल, जो गुजरात में है, ये पूरा का पूरा इंटायर सेटलमेंट वाज फोर्टिफाइड। पूरे के पूरे सेटलमेंट को क्या किया गया था? फोर्टिफाइड। फोर्टिफाइड का मतलब होता है चारों तरफ, हम यहाँ चारों तरफ की कहते हैं बाउंड्री बना देना। एंड सेक्शंस विद इन द टाउन वर आल्सो सेपरेटेड बाय वॉल्स, और जो यहाँ के जो सेक्शंस थे, जो टाउन्स के जो सेक्शंस थे, आपस में वहां पर भी वॉल बने हुए। जब मैं बात करता हूँ कि जो लोथल में जो सिटाडेल था, वो उसके चारों ओर दीवार तो नहीं थी, उसके चारों ओर दीवार तो नहीं थी, बट वो हाइट पे बनाया गया। वहां पे जो वो जो सिटाडेल बनाया गया तो वो कहते हैं कि काफी हाइट पे बनाया गया। ठीक है, ये ध्यान में रख लेना। थोड़ा सा यहाँ पे हेडिंग है, द प्लाइट ऑफ हड़प्पा, मतलब कि ये हड़प्पा की दुर्दशा कैसे इतनी बेकार हुई। हाँ, प्लाइट का मतलब होता है दुर्दशा, दुर्दशा मतलब होता है बुरी स्थिति, हड़प्पा की बुरी स्थिति के बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है। तो देखो क्या हुआ, हड़प्पा की बुरी स्थिति कैसे आई। तो देखो, क्योंकि ये हड़प्पा क्या था? पहला साइट था डिस्कवर। हाँ, ऑल्दो हड़प्पा वाज द फर्स्ट साइट टू बी डिस्कवर्ड, जहां पे पहली बार डिस्कवर किया गया, इसी को पहली बार डिस्कवर किया गया था। इट वाज बैडली डिस्ट्रॉयड बाय ब्रिक रॉबर्स, जो ईंट चुराने वालों लोगों के द्वारा ये बेकार कर दिया गया, इसको खराब कर दिया। हाँ, ईंट चुराने वाले लोगों के द्वारा इसको क्या कर दिया गया था? खराब कर दिया गया। एज अर्ली एज इन 1875, 1875 की बात कर रहे हैं। अलेक्जेंडर कनिंगम, कौन? अलेक्जेंडर कनिंगम। तो याद ध्यान में रख लो कि फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कौन था? हु वाज द, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, हु वाज द फर्स्ट, हाँ, डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, तो आंसर होगा अलेक्जेंडर कनिंगम। ठीक है, इन्होंने बताया ऑफन कॉल्ड फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी, तो पेपर में पूछा जाएगा हु इज द, या हु वाज द फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी, तो फिर से उसका आंसर यही होगा, अलेक्जेंडर कनिंगम। ठीक है, नोटेड दैट द अमाउंट ऑफ ब्रिक टेकन फ्रॉम द एंशियंट साइट वाज इनफ टू ले ब्रिक्स अबाउट 100 माइल्स ऑफ द रेलवे लाइन, मतलब कि इतना ब्रिक्स चुरा लिया गया, इतना ब्रिक्स वहां से हटाया गया था कि वहां का जो कितना बनाया जा सकता था, 100 माइल्स ऑफ रेलवे लाइन बनाया जा सकता था। लाहौर और मुल्तान के बीच में इतना वहां पे ईंट था, इतना वहां पे ईंट था कि 100 माइल्स, 100 माइल का मतलब होता है 160 किलोमीटर, मतलब इतनी ज्यादा ईंट थी कि 160 किलोमीटर तक ईंट को बिछाया जा सकता। Thus, many of the ancient structures at the site were damaged. यानी कि जो एंशियंट स्ट्रक्चर के जो बहुत सारे साइट्स थे वो क्या हुए? डैमेज हो चुके। इन कंट्रास्ट जो मोहनजोदाड़ो था, वो उसको बढ़िया से सुरक्षित रखा गया। मतलब कि जो हड़प्पा था वो कुछ ज्यादा ही डैमेज कर दिया गया, और क्या कहते हैं कि
ये नाम है ब्रिक्स ब्रिक रॉबर्स के थ्रू। और जबकि क्या कहते हैं कि जो मोहनजोदाड़ो था वो थोड़ा सा बचा रह गया, वो प्रिजर्व। ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ का डोमेस्टिक स्ट्रक्चर। अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि यहाँ का डोमेस्टिक स्ट्रक्चर कैसा है। ठीक है। यहाँ के डोमेस्टिक स्ट्रक्चर की बात करते हैं। द लोअर टाउन एट मोहनजोदाड़ो प्रोवाइड्स एग्जाम्पल ऑफ रेजिडेंशियल बिल्डिंग। रेजिडेंशियल बिल्डिंग का मतलब होता है वो बिल्डिंग्स जहाँ पे लोग रहते हैं। वो बिल्डिंग्स, अब आप सोचोगे कि अच्छा बिल्डिंग में तो रहते ही हैं सर, बिल्डिंग का काम ही क्या है, लोगों के रहने के लिए होता है? नहीं भैया, बिल्डिंग का काम होता है अनाज को भी स्टोर करने के लिए होता है। हाँ। हाँ। तो ये सब मतलब कि अलग अलग, या फैक्ट्रीज के लिए भी बिल्डिंग्स बनाई जाती है। तो यहाँ पे हर चीजें की बिल्डिंग की बात नहीं की जाती। यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि जो लोअर टाउन में जो मोहनजोदड़ो, ये यहाँ पे रेजिडेंशियल बिल्डिंग। रेजिडेंशियल बिल्डिंग मतलब जहाँ पे लोग रहते हैं। ठीक है। इंडस्ट्री की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे सामान स्टोर किया जा रहा है उसकी बात नहीं कर रहा। लोअर टाउन में जितनी भी बिल्डिंग थी वहां पे लोग रहते थे। मेनी वर सेंटर ऑन कोर्ट यार्ड, मतलब हर एक बिल्डिंग में, मतलब बहुत सारी बिल्डिंग ऐसी थी जिनके बीच में क्या होता था, कोर्ट यार्ड होता था। कोर्ट यार्ड मतलब आंगन होता था। मतलब देखो बीच में ऐसे कोर्ट यार्ड है, और चारों तरफ इसके इधर भी रूम, इधर भी रूम, इधर भी रूम, इधर भी रूम। ठीक है। इधर भी रूम, इधर भी रूम, चारों तरफ रूम है। बीच में क्या कहते हैं कि खाली है, बीच में खाली है, आराम से उधर से पूरा आसमान आंगन तो आपको समझ में ही आता होगा, आंगन से सारा 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 आसमान वगैरह दिखाई देता रहता है आराम। विथ रूम्स ऑल साइड्स, मतलब बीच में कोर्टयार्ड होता, हर घर में मतलब बहुत सारे घर ऐसे थे, बीच में आंगन था और बाकी चारों तरफ उसके क्या थे, बाकी चारों तरफ उसके क्या कहते हैं कि बिल्डिंग, ओ रूम थे, उस आंगन के चारों तरफ बिल्डिंग ओ रूम थे। द कोर्ट यार्ड वॉज प्रोबेबली द सेंटर ऑफ एक्टिविटीज। कोर्ट यार्ड में क्या होता था, खाना वगैरह पकाया जाता था, हाँ, कपड़े वगैरह बुने जाते थे। हाँ। पार्टिकुलरली ड्यूरिंग द हॉट एंड ड्राई वेदर, जब मतलब कि जब बारिश वारिश वगैरह नहीं हो रही होगी, जब थोड़ी सी गर्मी हो रही होगी, तो लोग आंगन में बैठ करके आराम से ये सब खाना वगैरह पका लेते हैं, ये सारी चीजें। व्हाट इज ऑल्सो इंटरेस्टिंग इज एन एपरेंट कंसर्न ऑफ फॉर प्राइवेसी। यहाँ पे देखो, कहते यहाँ पे जो ग्राउंड, यहाँ पे प्राइवेसी को लेकर के काफी ज्यादा लोग मतलब कि सचेत थे, होशियार थे या सचेत थे ऐसे कह लो। लोगों ने खिड़कियां नहीं लगवाई। देयर आर नो विंडोज इन द वॉल्स, उन दीवारों पर खिड़कियां नहीं थी जो ग्राउंड पे थी, जो ग्राउंड पे दीवारें थी। मतलब कि देखो यहाँ पे बिल्डिंग्स आपको क्या कहते हैं कि दो दो, हाँ, बिल्डिंग आपको क्या कहते हैं कि दो महला तीन महला भी मिल जाएगी यहाँ पे। तो इस वजह से जो ग्राउंड वाले जो लेवल पे जो ग्राउंड लेवल पे जो दीवार थी उस पे क्या कहते हैं कि इन्होंने विंडोज नहीं बना रखी, इन्होंने विंडोज नहीं बना रखी। और ध्यान रखो इसके अलावा द मेन एंट्रेंस डज नॉट गिव, अगर मतलब जैसे कभी कभी कुछ ऐसे घर होते हैं कि जहाँ पे ऐसे मेन एंट्रेंस पे जाओ और पूरे घर दिखाई देने लगते, पूरे मेन एंट्रेंस पे जाओ पूरा घर दिखाई देने लगता है क्या क्या सामान है। बट वहां के लोगों ने ऐसा नहीं कर रखा था, उन्होंने घर ऐसा बना रखा था कि मेन एंट्रेंस से आपको घर के अंदर की चीजें नहीं पता चल सकती, ना तो कोर्टयार्ड के अंदर क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, ये सब आपको पता नहीं चल सकता। तो यानी कि यहाँ के लोग प्राइवेसी को लेकर के काफी कॉन्सर्न थे, यहाँ के लोग प्राइवेसी को लेकर के काफी कंसर्न थे। ठीक है। एवरी हाउस हैड इट्स ओन बाथरूम, हर घर में क्या कहते हैं बाथरूम था। हाँ। पेव्ड विथ ब्रिक्स, यहाँ पे कि जो बाथरूम था उसकी जो नींव किससे बनी थी, ब्रिक्स से बनी थी। उसकी जो नींव बनी थी वो किससे बनी थी, ब्रिक्स से बनी थी। विद ड्रेन्स, अच्छा, अब बाथरूम है तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ से नाले भी तो जाएंगे, कनेक्टेड थ्रू द वॉल। हाँ। स्ट्रीट ड्रेन्स, यानी कि उस वो जो जो गलियों में, मतलब कि जो इसका जो जो बाथरूम का जो जो नाला था वो किससे कनेक्टेड होगा, वो स्ट्रीट ड्रेन, जो गलियों में जो नाले थे उनसे वो जुड़ा हुआ होगा। सम हाउस हैव रिमेन्स ऑफ स्टेयर केसेस, कुछ घरों में क्या कहते हैं कि स्टेयर केसेस मतलब सीढ़ियां भी थी, तो इससे वो सेकेंड स्टोरी और द रूफ पे जा सकते थे, मतलब दूसरे छत पे जा सकते थे वो, मतलब कि तो इस वजह से छत पे जा सकते थे या दूसरे, हाँ, महले में जा सकते थे, तो इसलिए यहाँ पे स्टेयर केसेस थे। तो इससे पता चलता है कि यहाँ पे दो महला घर भी था। ठीक है। मेनी हाउसेस हैड वेल्स, बहुत सारे घरों में क्या थे, कुआं था। वेल्स का मतलब होता है कुआं। ओपन इन द रूम, अच्छा, ये कुआं जो होता था वो ऐसे रूम में होता था जो आउटसाइडर को एक्सेस होता था। कुआं जो होता था हमेशा ऐसे रूम में होता था जिसको आउटसाइडर, जो रास्ते में चलने वाले लोग हैं, को एक्सेस कर सके, मतलब वहां तक जा सके। ठीक है। तो जो आउटसाइडर्स हैं उन्होंने ये बना रखा था, वहां पे कुआं बना रखा था। कुड बी रीच्ड फ्रॉम द आउटसाइड एंड परहैप्स यूज्ड बाय पासर्स बाय, जो रास्ते में चलने वाले लोग हैं अगर उनको प्यास लगी तो वो लोग उस कुएं में जा करके, मतलब उस कुएं से पानी वगैरह निकाल करके पी सके, ये सारी।
स्कॉलर्स हैव एस्टिमेटेड दैट द टोटल नंबर ऑफ वेल्स इन मोहनजोदाड़ो, लगभग लगभग 700 कुएं मिले थे मोहनजोदाड़ो में। लगभग लगभग कितने कुएं मिले हैं? 700 कुएं मिले। ठीक है, यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई होगी, यहाँ तक आप तक ठीक है। ये अब देखो यहाँ पे ये अर्नेस्ट मैके और क्या बोल कह रहा है कि द मोस्ट एंशियंट सिस्टम यट डिस्कवर, यानी कि ये जो अब तक का जो खोजा गया सबसे पुराना, ये कहते हैं कि एंशियंट सिस्टम था। इन्होंने बोला था, इन्होंने बोला था, हम अर्नेस्ट मैके ने बोला था, अर्नेस्ट मैके ने। अबाउट द ड्रेन्स, ड्रेन्स मतलब उन नालियों के बारे में, मैके नोटेड इट इज सर्टेनली द मोस्ट कंप्लीट एंशियंट सिस्टम एज येट डिस्कवर्ड, मतलब ये कंप्लीट एंशियंट सिस्टम है, मतलब कि ये काफी अच्छी सिटी जो डेवलप्ड थी। ठीक है, एवरी हाउस वॉज कनेक्टेड टू स्ट्रीट ड्रेन, सारे के सारे जो घर थे, कोई भी घर ऐसा नहीं था जो स्ट्रीट स्ट्रीट ड्रेन से ना जुड़ा हो, मतलब सारे के सारे घर स्ट्रीट ड्रेन से जुड़े हुए थे। मेन चैनल्स वर मेड अप ऑफ ब्रिक्स, जो मेन चैनल था, जो मेन था वो किससे बना हुआ था? ब्रिक्स से बना हुआ था। ब्रिक्स से बना हुआ था, जिसके जो मोर्टार थे वो जिप्सम से, मोर्टार मतलब होता है गारा जो होता है जिससे मिक्स करके ईंटों को सेट किया जाता है, तो वर कवर्ड विथ लूज ब्रिक्स, कुछ लूज ब्रिक्स उसके ऊपर थी जिनको हटाया जा सकता है क्लीनिंग के लिए, यानी कि जो नालियों के ऊपर जो लूज ब्रिक्स रखे गए थे ताकि उनको हटाया जा सके, उनको क्लियर करने के। इन सम केसेस लाइम स्टोन वॉज यूज फॉर कवर्स, कभी कभी क्या कहते हैं कि कवर करने के लिए, नालियों को कवर करने के लिए लाइम स्टोन का यूज किया गया है। House drains must empty into some or cesspit into which solid matter settled while, मतलब कि जो ये जो जो हाउस ड्रेन था, जो घरों से जो जाने वाला पानी था, वो पहले एक गड्ढे में जाता था। उस गड्ढे में क्या होता था, जिसको संप बोलते थे, जिसको संप बोलते थे, फिर उस गड्ढे में जा करके, मतलब कि जितनी भी सॉलिड चीजें होंगी वो नीचे गड्ढे में बैठ जाएंगी और पानी जो होगा वो आराम से ऊपर से चला जाएगा वहां। जो उस गड्ढे में पानी के नीचे, मतलब कि जो सॉलिड चीजें होंगी वो नीचे बैठ जाएंगी और पानी फिर वो नालियों में चला जाएगा, स्ट्रीट ड्रेन में चला जाएगा। ठीक है, वेरी, इसी को सेस पिट बोलते थे या संप बोलते थे। ओके, वेरी लॉन्ग ड्रेनेज चैनल्स वर प्रोवाइडेड एट द इंटरवल्स विद सम फॉर क्लीनिंग, यानी कि जो लॉन्ग ड्रेनेज चैनल बनाई गई थी, हाँ, लॉन्ग ड्रेनेज चैनल बनाई गई थी, तो इसमें क्या कहते हैं, कुछ कुछ दूरी पे, कुछ कुछ दूरी पे सफाई करने के लिए क्या किया जाता था, हाँ, संप बना दिए जाते थे। जब अगर मान लो बहुत लंबा चैनल है, बहुत लंबा चैनल है, तो कुछ कुछ दूरों पे ऐसे ऐसे संप बना दिया जाता है ताकि क्लीनिंग करने के। ठीक है, इट इज अ वंडर ऑफ आर्कियोलॉजी दैट लिटिल heaps of material mostly sand have frequently been found lying alongside drainage channels, तो ये जो ड्रेनेज चैनल्स के किनारे किनारे आपको क्या मिलेंगे? मलबे मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पे आपको छोटे छोटे मतलब कि कुछ रेत वगैरह मिल जाएंगे। ठीक है, कुछ रेत वगैरह मिल जाएंगे, जो इससे पता चलता है कि नालियों की सफाई करने के बाद में कचरे को हमेशा हटाया नहीं जाता। मतलब जैसे यहाँ पे नालियां साफ की गई और यहाँ पे आपको कूड़े कचरे मिल जाएंगे, तो इसका मतलब क्या होता है कि नालियों को साफ किया गया, लेकिन कभी कभी नालियों को साफ करने के बाद में वहां से कूड़ा वगैरह हटाया नहीं जाता, डेब्री हटाया नहीं जाता। क्लियर है? ये सारी बातें किसने बोली हैं? ये बातें बोली हैं अर्नेस्ट मैके ने, बताया थी। इन्होंने क्या कहते हैं, अर्ली इंडियन सिविलाइजेशन एट 1948, ड्रेनेज सिस्टम्स वर नॉट यूनिक टू द लार्जर सिटीज, लार्जर सिटीज में ड्रेनेज सिस्टम नहीं थे बट वर फाउंड इन द स्मॉलर सेटलमेंट्स एज वेल, मतलब कि कह रहे हैं कि जो ड्रेनेज सिस्टम था वो केवल और केवल लार्जर सिटीज में ही नहीं था। ड्रेनेज सिस्टम केवल और केवल लार्जर सिटीज में ही नहीं था, बल्कि ये स्मॉलर सेटलमेंट, छोटी छोटी बस्तियों में भी था। ठीक है, नॉट यूनिक का मतलब केवल और केवल वही नहीं था। ठीक है, एट लोथल फॉर एग्जाम्पल वाइल हाउसेस वर बिल्ट मड ब्रिक्स ड्रेन्स वर ऑल्सो मेड अप ऑफ, हाँ, लोथल में, लोथल जो गुजरात में, लोथल कहाँ पे? गुजरात में। वहां पे जो मड ब्रिक्स थे, घर तो मड ब्रिक्स का बना हुआ है, घर तो मड ब्रिक्स का बना हुआ है, लेकिन जो ड्रेन्स थे, यानी कि जो नाले थे, वो बर्न ब्रिक्स से बने हुए थे। ड्रेन्स थे, जो नाले थे, वो बर्न ब्रिक्स से बने थे। ओके, यहाँ तक आपको बात ये समझ में आ गई। अब हम बात करते हैं सिटाडेल। अब हम बात करते हैं यहाँ का जो सिटाडेल है वो कैसा है। इट इज on the citadel that we find evidence of structures that were probably used for special public purposes। तो देखो, जो वहां पे क्या नाम है, जब मैं बात करता हूँ लोअर टाउन की, तो वहां पे रेजिडेंशियल बिल्डिंग थी, वहां पे पब्लिक पर्पज की बिल्डिंग नहीं थी। लेकिन लेकिन यहाँ पे जो सिटाडेल है, यहाँ पे आपको पब्लिक पर्पज की बिल्डिंग मिली, जैसे वेयर हाउस। यहाँ पे आपको क्या दिखाई देगा, ये देखो क्या दिखाई दे रहा है, वेयर हाउस बना है। ठीक है,
वेयर हाउस का मतलब आपको पता है गोदाम वगैरह होता है, ठीक है। अ मासिव स्ट्रक्चर ऑफ विच अ लोअर ब्रिक प्रोपोर्शन रिमेन्स, यानी कि ये एक मासिव स्ट्रक्चर था जिसका लोअर ब्रिक अभी भी क्या कहते हैं कि लोअर ब्रिक पोर्शन अभी भी पड़ा हुआ है, लोअर ब्रिक पोर्शन इसका अभी भी पड़ा हुआ है। वाइल द अपर पोर्शन प्रोबेबली ऑफ वुड, ये माना जाता है कि इसका जो ये जो वेयर हाउस था इसका जो अपर पोर्शन था वो वुड का बना था, वो वुड का बना था, वो धीरे धीरे क्या हो गया, डिके हो गया, मतलब वो गायब हो गया, वो धीरे धीरे खराब हो गया, ठीक है। एक यहाँ पे मिला वेयर हाउस, एक तो यहाँ पे मिला वेयर हाउस, दूसरा यहाँ पे देखो मिला है ग्रेट बाथ। यहाँ पे दूसरा चीज क्या मिला हुआ है, ग्रेट बाथ। ग्रेट बाथ का मतलब होता है जो यहाँ पे काफी सारे लोग आकर के स्नान करते हैं, काफी सारे लोग आकर के स्नान करते होंगे। द ग्रेट बाथ वॉज अ लार्ज रेक्टेंगुलर टैंक, ध्यान रख लो ग्रेट बाथ क्या था, एक रेक्टेंगुलर टैंक था। इन कोर्ट यार्ड सराउंडेड बाई अ कॉरिडोर, हाँ एक देखो चारों तरफ से कोर्ट यार्ड, आपको मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, एक डायग्राम दिखाता हूँ, ये देखो, ये ये है ग्रेट बाथ है, ये क्या है, ग्रेट बाथ। ओके, अब ये देखो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा कि चारों तरफ एक कॉरिडोर, कॉरिडोर मतलब होता है गलियारा, चारों तरफ आपको एक गलियारा मिलेगा ऐसे, चारों तरफ इसके एक गलियारा मिलेगा। और बीच में एक टैंक ये बना हुआ है, यहाँ पे देखो ये बीच में टैंक है। इसके ये नॉर्थ साइड में देखो सीढ़ी बनी हुई है, इधर साउथ साइड में भी एक सीढ़ी बनी हुई है, जैसे ये नॉर्थ में दिखाई दे रहा है, साउथ वाला दिखाई नहीं दे रहा है इमेज में, साउथ में भी एक सीढ़ी बनी हुई है, तो इसी को बोलते हैं ग्रेट बाथ। तो देखो यहाँ पे क्या है, ग्रेट बाथ, ठीक है, रेक्टेंगुलर टैंक इन कोर्ट यार्ड सराउंडेड बाई अ कॉरिडोर, चारों तरफ एक गलियारा बना हुआ है। ऑन ऑल फोर साइड देयर वर टू फ्लाइट्स ऑफ स्टेप्स, मतलब दो सीढ़ियां हैं, नॉर्थ एंड साउथ लीडिंग इनटू द टैंक, ताकि लोग टैंक में उतर करके नहा वगैरह सकें, ठीक है। विच वॉज मेड वाटर टाइट बाई, हाँ, setting bricks on the edge and using a mortar of gypsum, तो मोर्टार ऑफ जिप्सम, जिप्सम का यूज करते हुए उन उनको क्या कहते हैं कि जो ये सीढ़ियां थी, मतलब इनको क्या कहते हैं कि काफी अच्छे मजबूती से इसको बना दिए गए, ठीक है, इनको काफी अच्छे से बना दिए गए। देयर वर रूम्स ऑन द थ्री साइड्स, तीन साइड्स में क्या कहते हैं कि कमरे बने हुए थे, तीन साइड में कमरे बने हुए थे। इन वन ऑफ विच वाज अ लार्ज वॉल, जिसमें क्या कहते हैं काफी बड़ा दीवार थी। वाटर फ्रॉम द टैंक, वाटर फ्रॉम द टैंक फ्लोड इनटू अ ह्यूज ड्रेन, जैसे जो ये टैंक होता है, टैंक से क्या कहते हैं कि जो पानी होता है वो एक बड़े नाले में चला जाता है। हाँ, अक्रॉस अ लेन टू द नॉर्थ लेन, मतलब कि स्मॉलर बिल्डिंग विद 8 बाथरूम, अगर कह रहे हैं कि इसके थोड़ा सा नॉर्थ में अगर देखा जाए, इसके थोड़ा सा अगर नॉर्थ में देखा जाए, तो क्या कहते हैं कि एक ऐसी बिल्डिंग है, एक छोटी सी बिल्डिंग है जिसमें क्या कहते हैं कि स्मॉलर बिल्डिंग विद 8 बाथरूम, वहां पे 8 बाथरूम बने, वहां पे कितने बनेंगे, 8 बाथरूम बनेंगे, ठीक है। ईच साइड ऑफ कॉरिडोर, एक कॉरिडोर के चारों तरफ, दोनों तरफ एक कॉरिडोर है, उसके इधर भी चार स्नान, चार बने हुए हैं ये ग्रेट बाथ, हाँ बाथरूम, और इधर भी 4 बाथरूम बने, तो टोटल 8 बाथरूम, मतलब ये तो ग्रेट बाथ के अलावा, ग्रेट बाथ के अलावा बताया जा रहा है कि ग्रेट बाथ के अलावा ये बताया जा रहा है कि अक्रॉस अ लेन टू द नॉर्थ ले ऑफ अ स्मॉलर बिल्डिंग, मतलब स्मॉलर बिल्डिंग में आपको कितने मिलेंगे, 8 बाथरूम मिलेंगे, 4 ऑन ईच साइड ऑफ कॉरिडोर, with with drains from each bathroom connecting to a drain that run along the corridor, तो ये जो यहाँ पे क्या कहते हैं कि जो एक ड्रेन होगा जो क्या कहते हैं कि कॉरिडोर से जुड़ा होता है, हाँ, यानी कि ये कॉरिडोर के अलोंग जो चलने वाला ड्रेन था उससे जुड़ा होता है। द यूनिकनेस ऑफ द स्ट्रक्चर एज वेल एज द कॉन्टेक्स्ट इन विच was found, हाँ, has led scholars to suggest that, यानी कि इसका किसके लिए यूज किया जाता होगा, रिचुअल पर्पसेस के लिए हो जाता है, रिचुअल बात के लिए यूज किया जाता है, यानी कि जो ग्रेट बात होता था उसका किस लिए यूज किया जाता है, रिचुअल बात के लिए, क्योंकि ये कहाँ पे पाया जा रहा है, ये कहाँ पे पाया जा रहा है, देखो ये सिटाडेल में पाया जा रहा है, सिटाडेल में पाया जा रहा है, सिटाडेल जो था वो किसके लिए था, वो वहां पे क्या कहते हैं कि आपको पता है कि जो रूलिंग क्लास था वो लोग रहते थे, सिटाडेल में कौन से लोग रहते हैं, रूलिंग क्लास रहते थे, वहां पे ज्यादातर पब्लिक पर्पज की चीजें बनी हुई, और इससे पता चल रहा है, और ये कितना ये यूनिक था, इससे पता चल रहा है कि ये क्या कहते हैं कि पक्का ये रिचुअल पर्पजेज या रिचुअल बात के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको बहुत सारी चीजें या बढ़िया सी चीजें समझ में आई होंगी। बाकी इस चैप्टर का नेक्स्ट पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक के लिए आज काफी है, ओके। और जो भी आपको क्वेश्चन नहीं समझ में है, आप या जो भी कुछ आपको ना समझ में है, आप कमेंट में कर करके पूछ सकते हैं, ओके।